हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा स्टडीज। अब हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम शल्य तंत्र के शॉर्ट नोट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी फाइनल प्रॉफ है, फाइनल प्रॉफ के एग्जाम आने वाले हैं, बहुत ही नजदीक है। अराउंड 60 to 70 डेज एग्जाम के लिए बचे हैं। बट स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। किसी ने अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है जो लास्ट के 2 मंथ्स में पढ़ने वाले होते हैं, या फिर किसी को रिवीजन चाहिए। तो कितना पढ़ना है, बुक नहीं है, बुक है तो बहुत बड़ी है, लेंदी है। तो उस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए हम लोग लेके आए हैं वन शॉर्ट सीरीज, एक रिवीजन सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम पूरा पेपर फर्स्ट कवर करेंगे 7 पार्ट के अंदर। जिसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम चैप्टर 1 to लेके 5 तक कवर करने वाले हैं। देन 6 to 8 हम पार्ट सेकंड में कवर करेंगे। सेम इसी तरह 9 to 11 पार्ट थर्ड में, 12 13 फोर्थ में, और ये पार्ट नंबर 5। ये सारे आपके एमसीक्यूज जो आने वाले हैं, इन पॉइंट से ओनली एमसीक्यूज है तो वो एक साथ हम कवर करेंगे। नेक्स्ट 18 19 और 24 तक हम कहाँ कवर करेंगे, सेवेंथ में कवर करेंगे। सारे नोट्स, सारे लेक्चर रिकॉर्डिंग आपको आयुर्वेदा स्टडीज ऐप पे मिल जाएंगे। और इसके जो रिगार्डिंग नोट्स है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि स्टडी स्मार्ट होनी चाहिए, रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, तभी तो स्कोर हाई बनता है। तो यही हमारे इसका मोटिव है कि स्कोर हाई होना चाहिए। ठीक है, लेट्स वील स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, अब चैप्टर फर्स्ट जो है आपका, ठीक है, वो आपका केवल इंट्रोडक्शन के बारे में है। हमें हमेशा सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन लेना होगा। तो चैप्टर फर्स्ट ओनली इंट्रोडक्शन बताता है। अब इस इंट्रोडक्शन में से आपका एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, तीनों टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर 1 to 7 जो है वो आपका 15 मार्क का है। तो मान के चलो, एक 10 मार्क का क्वेश्चन, एक 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 5 एमसीक्यूज आ सकते हैं, दो 10 10 मार्क, दो एक 10 मार्क का आ सकता है। 5 एमसीक्यू आ सकते हैं, 2 5 5 मार्क्स के आ सकते हैं। तो किसी भी तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चैप्टर डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम लोग जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी एमसीक्यूज बनने की पॉसिबिलिटी होती है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर देखते हैं, हमारी सब्जेक्ट क्या है, शल्य तंत्र। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, रिक्त स्थान देके आपको, या फिर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले शल्य की डेफिनेशन ये आपको याद होनी चाहिए। सुश्रुत की भी याद होनी चाहिए और दलहन की भी याद होनी चाहिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में दलहन का नाम देके प्रॉपर डेफिनेशन पूछी गई है। तो यहाँ भी 2 मार्क्स के तो नहीं आते हैं, बट 5 मार्क्स में वो पूछ सकता है। तो सबसे पहले शल्य की डेफिनेशन, तत्र मनु शरीर बाध करानी शल्यानी। यानी कि जो मन और शरीर में बाधा करते हैं, दिक्कत करते हैं, प्रॉब्लम कॉज करते हैं, वो क्या होता है, शल्य होता है। शल्य लाइक एक तरीके से फॉरेन बॉडी, जो बॉडी का पार्ट नहीं है, बॉडी का रेगुलर मैकेनिज्म नहीं है। दलहन क्या बोलता है, अति प्रवर्धम मल दोष जम्वा शरीरी नाम स्थावर जंग माना। अति प्रवर्धम मल, अति प्रवर्ध यानी कि बहुत ज्यादा बढ़े हुए, मल दोषजम, मल या दोष, दो चीजें हो सकती है। मल, जो भी मल मूत्र श्वेद ये सारे आपके हैं। दोष वातित कफ है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। या तो ये, ठीक है, या फिर कोई भी स्थावर और जांगम पदार्थ हो गया, कोई भी फॉरेन बॉडी हो गई। यत किंचित बाध कर्म शरीरे, जो क्या करती है, बाधा करती है शरीर में, उसको क्या बोलते हैं, शल्य बोलते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन आप लर्न कर लेना। ठीक है, इजी है। मन शरीर बाध करानी शल्यानी। उसके अलावा अति प्रवर्धम मल दोष जम्बा शरीरिणाम स्थावर जंगमाना, यत किंचित बाध कर्म शरीरे तत्सर्वमेव प्रवदंती शल्यम। मीन्स या तो कोई भी दोष बढ़ा हुआ है, मल है जो कैसे भी शरीर को कष्ट दे रहा है, बाधा पहुंचा रहा है, या फिर कोई भी स्थावर जंगम चीज है जो बाधा पहुंचा रही है। नेक्स्ट आता है शल्य शास्त्र क्या है। शल्य शास्त्र अगर देखते हैं तो सर्व शरीर बाध कर्म शल्यम हमने देखा था।
सभी शरीर को बाधा पहुंचाने वाला कौन होता है? शल्य होता है। तो उसमें जिसका वर्णन है, शल्य का वर्णन जिस ग्रंथ में है, शल्य का वर्णन जिस स्टडी में, वो क्या हो जाएगा? शल्य शास्त्र हो जाएगा। तो वही बोला है, शल्य का वर्णन जिस शास्त्र में है उसे क्या बोल दिया? शल्य शास्त्र बोल दिया। तो अभी शल्य शास्त्र में किस किस का वर्णन आता है? तो इस सब में कोई भी तृण है, कास्ट है, क्योंकि शल्य को हमने फॉरेन बॉडी से भी लिया है, तो कोई भी मिट्टी हो गई, लकड़ी हो गई, पत्थर हो गई, धूल हो गया, लोहा हो गया, इवन हमारे जो हेयर है, हमारे नख है, क्योंकि बॉडी में जाके दिक्कत तो ये भी करते हैं। तो ये सारी चीजें, कोई भी व्रण वुंड वगैरह हो गया, अंतःशल्य हो गया, मृत गर्भ शल्य मीन्स जो बेबी अंदर डेथ हो गया है उसकी, वो भी क्या होता है? शल्य का टाइप होता है, शल्य में आता है। उसके उद्धरण के लिए जिसमें वर्णन किया गया हो। सेकंड, अब शल्यकर्म करना है तो हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं आयुर्वेदा के? यंत्र शस्त्र होते हैं, ब्लंट और शार्प इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्षार कर्म अग्निकर्म हो क्या है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? शल्य तंत्र के अंदर आती है। तो ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। तो अब शल्य तंत्र का ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, शल्य तंत्र की प्रधानता के बारे में बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शल्य तंत्र प्रधान क्यों है? सबसे पहले हम पढ़ के आते हैं अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद में आद्य मतलब प्रथम उपक्रम बोला गया है शल्य तंत्र को, और प्रधान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पूरी काय चिकित्सा पंचकर्म सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है। ये 8 पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, शल्य तंत्र की प्रधानता का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहला, इसका रीजन क्या हुआ, क्यों प्रधान है? आशु क्रिया, यानी कि ये क्या होता है? फास्ट एक्टिंग होता है, तुरंत ठीक करता है। लाइक आपने अग्निकर्म किया, आपने क्षार कर्म किया, तो क्या हुआ? जो भी आपका पेन था वो रिलीफ हो गया। तो ये आशु क्रिया होती है। उसके अलावा इसमें यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि इन सब का यूज किया जाता है। तो वो क्या करते हैं? पहली बार डिजीज को दोबारा नहीं होने देते हैं और तुरंत हमें रिलीफ मिलाते हैं। तो वही हो गया। तीसरा आता है सर्वतंत्र सामान्य। सर्वतंत्र सामान्य यानी कि सब कुछ को साथ में लेके ये चलता है। तो क्या क्या हुआ अब तक? आशु क्रिया हुआ, यंत्र शस्त्र क्षार आदि से क्रिया करते हैं, और सर्वतंत्र सामान्यत हुआ, सभी को ये साथ में लेके चलता है। डिफरेंट डिफरेंट पद्धति को ये अपने आप में इंक्लूड करता है। रोगों का समूल निवारण करता है, हमने देखा था जड़ से निकालता है। उसके अलावा जितने भी गंभीर आत्यायिक रोग है उनकी चिकित्सा करता है। लाइक चाहे बीपीएच आप पढ़ लोगे, इंटुसेप्शन पढ़ लोगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ लोगे, ये सारे आपके सेकंड बुक में डिजीज आएंगी। तो इन सब की चिकित्सा करता है। इवन वेनस थ्रोम्बोसिस वगैरह हो गया, वेनस डीवीटी वगैरह हो गया, उन सब की चिकित्सा करता है। उसके अलावा रचनात्मक कॉस्मेटिक तो करता ही है, कि प्लास्टिक सर्जरी जो भी होती है, ठीक है, नेस की नोज की सर्जरी हो गई है, ईयर की सर्जरी हो गई है, आजकल तो बहुत ज्यादा ट्रेंड है प्लास्टिक सर्जरी का, तो वो इस शल्य के अंदर आता है। विशिष्ट चिकित्सा, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी इसके अंदर होता है। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें। अब इतना अच्छा काम करेगा, ट्रांसप्लांट वगैरह कर रहा है, तुरंत रिलीफ दे रहा है, तो कैसा होगा? यशप्रद होगा, क्योंकि क्या होता है? तुरंत ठीक करेगा तो पेशेंट आपकी वाहवाही करेगा ही। तो ये 8 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आशु क्रिया फास्ट एक्टिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि को यूज करके होता है, सर्वतंत्र सामान्य सबको साथ में लेके चलने वाला होता है, जड़ से निवारण करता है, गंभीर आत्यायिक रोगों में यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में हमारा शल्य तंत्र काम आता है, कॉस्मेटिक सर्जरी करता है, ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी करता है, और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? यश मिलता है। अब वैसे तो पूछा नहीं जाता कि शल्य तंत्र का विकास क्या है, बट यहाँ बोला ही है कि एमसीक्यू है और शॉर्ट है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो मे भी आपसे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर पूछ ले, क्योंकि आजकल का पैटर्न ऐसा ही है। और फर्स्ट बार अभी पेपर बनेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो सिंपल देने का कोशिश करते हैं, तो वो ये दे सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसमें अपन दो दो पॉइंट्स देखेंगे कि कौन से काल में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो हमारा वेदों का काल आता है, और हमें सबको पता है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का ही एक अंग है। तो अथर्ववेद में वर्णन है किसके बारे में? अस्थि संधान के बारे में। मींस जो आप फ्रैक्चर ज्वाइन कर रहे हो उसके बारे में वर्णन है। रक्त स्तंभन, जो आप ब्लड को रोक रहे हो उसके बारे में वर्णन आता है। और वुंड हीलिंग का इसमें वर्णन आता है। तो
एग्जाम्पल था कि अथर्ववेद में वर्णित है कि जो अश्विनी कुमार थे, उन्होंने क्या किया था, कटे हुए सर को जोड़ दिया था, लोहे की जंगा लगा दी थी। इससे पहले अगर आप शिव जी के टाइम पे देखोगे, उस टाइम भी तो था, कटा हुआ सिर था गणेश जी का, उसको उन्होंने जोड़ा था। तो ये तो बहुत प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है। पौराणिक दैवीयोत्पत्ति अगर देखते हैं, तो क्या बोलते हैं, भगवान धन्वंतरी शल्य तंत्र के प्रणेता हैं। तो बोलते हैं कि भगवान धन्वंतरी जो थे, समुद्र मंथन के दौरान वो शल्य उपकरणों के साथ क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। उसके अलावा यज्ञ था, उसका सिर कट गया था, उसका संधान किया था। और दक्ष यज्ञ कथा आती है कि दक्ष प्रजापति के सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया था। तो ये क्या हुआ, पौराणिक कथा हो गई। उसके अलावा सुश्रुत, सुश्रुत तो हम पढ़ते ही हैं, सुश्रुत नहीं था, तो वो स्वर्ण युग था। 1000 ईसा पूर्व से सेकंड सेंचुरी तक सुश्रुत का काल चल रहा था। अब सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी का जनक सुश्रुत को बोलते ही है। उन्होंने यंत्र शस्त्र अष्टविध शस्त्र कर्म, डिसेक्शन टेक्निक, इन सब का वर्णन इसमें किया है। ठीक है। इवन संज्ञा हरण का वर्णन, ठीक है, निर्जंतुकरण का वर्णन, ये सारा वर्णन सुश्रुत ने किया हुआ है। देन आता है बौद्ध काल। बौद्ध काल या शास्त्रीय काल हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, तक्षशिला नालंदा में जो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी पुराने टाइम की, उसमें शल्य शिक्षा पढ़ाने लग गए थे। जीवक आया था, उसने एब्डामन की और ब्रेन की सर्जरी उस टाइम परफॉर्म करी थी। ओटी का, औषधालय, फार्मेसी वगैरह का निर्माण उस टाइम पे होने लगा था। तो ये काल था 500 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का। फिर आया मध्यकाल। जैसे सुश्रुत के काल में उन्नति हुई थी, स्वर्ण युग उसको बोला जाता है, मध्यकाल अवनति का युग बोला जाता है। यहाँ सब कुछ डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि शस्त्र कर्म कर रहे थे तो धार्मिक प्रतिबंध लग गए थे, विदेशियों ने आक्रमण अलग कर लिया था। लेकिन एक स्पेसिफिक बात यहाँ हुई, सुश्रुत पे जो टीका हुई थी, तो वो डलहन ने टीका इस मध्यकाल में ही करी थी। देन आता है औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल जो 18 टू 19 सेंचुरी का है, क्या था, बिफोर हमारा इंडिपेंडेंस का जो पीरियड हुआ। उस टाइम क्या हुआ था, मॉडर्न मेडिसिन डोमिनेंट हुई थी, क्योंकि अंग्रेज आए थे। तो मॉडर्न मेडिसिन डोमिनेंट हुई थी। अब उस टाइम इंग्लिश वगैरह ज्यादा चलती थी, तो इस सुश्रुत संहिता का ट्रांसलेशन हुआ लैटिन में और इंग्लिश में। नेक्स्ट आया प्रेजेंट एरा। प्रेजेंट एरा में तो हमें पता ही है, एनसीआईएसएम वगैरह बन गया है। तो वो स्पेशलिटी कोर्स की तरह एमडी वगैरह इसमें होती है। चार सूत्र हो गया। और मॉडर्न नॉलेज को कोरिलेट करके आजकल काम हो रहा है। तो हमारे 7 एरा हुए। सबसे पहला हमारा क्या हुआ था, वैदिक एरा हुआ था, जो अथर्ववेद में वर्णन था। उसके बाद हमारा पुराणों में देव में वर्णन आया। फिर सुश्रुत का जो स्वर्ण युग आया। फिर बौद्ध काल आया। फिर मध्यकाल। देन औपनिवेशिक काल, और नेक्स्ट प्रेजेंट एरा आया। नेक्स्ट, केस टेकिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस टेकिंग। अगर किसी को बेसिक पेपर बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन देना है, तो वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा, सर्जिकल केस टेकिंग को डिस्क्राइब करो। ठीक है। तो वैसे भी हमें कोई भी डायग्नोसिस बनाना है, कोई भी ट्रीटमेंट करना है, तो केस टेकिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उसी से हमारा आधा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और पेशेंट को भी इस टाइम क्या होता है, फिर ट्रस्ट बिल्ड होता है, फेथ आता है कि डॉक्टर हमें अच्छे से सुन रहा है। तो एफिशिएंटली केस टेकिंग सबको आनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे स्टेप है, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, तीन चीजों से केस टेकिंग होती है। पहला, आप देखोगे, देखने में आप क्या देख सकते हो, वुंड है तो आप वुंड देख सकते हो, उसको कोई पैलर एनीमिया हो रहा है वो आप देख सकते हो, कोई और डिफॉर्मिटी अबनॉर्मलिटी है, गेट वगैरह में उसके दिक्कत है चलने में, वो आप देख सकते हो। स्पर्शन, स्पर्श करके तो आप टेम्परेचर, पाल्पेशन, ये सारी चीजें देखते हो। और क्वेश्चनिंग करते हो कि कब से है, क्या हुआ था, क्या हिस्ट्री थी, तो वो सारी चीजें क्वेश्चनिंग में आती है। तो सबसे पहले हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं केस टेकिंग, उसकी चीफ कंप्लेंट लिखते हैं ड्यूरेशन के साथ। और वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती है, जैसे वो बोलेगा वैसे लिखी जाती है। फिर हम हिस्ट्री देखते हैं, उसको प्रेजेंट इलनेस क्या है, क्या उसको दिक्कत आ रही है। फिर हम उसकी पास्ट इलनेस के बारे में देखेंगे, उसकी कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई थी, कोई प्रीवियस मेडिकेशन तो नहीं चल रही थी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसकी फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, कि मान लो कोई डिजीज लेके आया और फैमिली में एक जेनेटिक हो सकती है वो, तो वो हम देखेंगे। पर्सनल सोशल हिस्ट्री उसकी देखेंगे। हमें ट्रीटमेंट करना है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए ना, कि वो कितने चीप ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है, कि कॉस्टली ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता है, तो ये सारी चीजें। तो हमने क्या किया,
चीफ कंप्लेंट लिखी ड्यूरेशन के साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और हिस्ट्री लिखी। उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो हम दर्शन स्पर्शन प्रश्न से करते हैं। तो अपीयरेंस उसका देखते हैं कि वो लीन थिन है कि कैसा है, पोस्चर उसका ठीक है कि झुका हुआ है कि स्कॉलियोसिस है काइफोसिस है, ये सारी चीजें। साइन देखेंगे, पैलर साइनोसिस वगैरह देखेंगे। और वाइटल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल्स, बीपी, पल्स रेट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। तो आपने पहले चीफ कंप्लेंट लिखी, हिस्ट्री ली, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया। अब लोकल एग्जामिनेशन करते हैं। ऑलवेज लोकल एग्जामिनेशन में चार चीजें आती हैं। ठीक है। इंस्पेक्शन सबसे पहले देखेंगे, जो दर्शन हो गया। ठीक है। पाल्पेशन, पाल्पेट करके देखेंगे कहाँ पेन है, कहाँ टेंडरनेस है, वो सारी चीजें। परकशन, टैप करके जो देखते हैं, मिड फिंगर पे रख के टैप करके डल साउंड, रेजोनेंट साउंड, ये सारी साउंड सुनते हैं। ठीक है। तो परकशन से क्या सुनते हैं, साउंड सुनते हैं। ऑस्कल्टेशन, जब स्टेथ लगा के साउंड सुनते हैं तो वो ऑस्कल्टेशन होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया, लोकल हो गया। अब सिस्टमिक पे जाएंगे, एक एक सिस्टम को चेक करेंगे। रेस्पिरेशन ठीक है ना, कार्डियोवेस्कुलर ठीक है ना, ऑर्गन्स चेक करेंगे और सीएनएस देखेंगे कि प्रॉपर एक्टिविटी तो हो रही है ना। नेक्स्ट हम क्या बनाते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं। अब डायग्नोसिस में हमारे सबसे पहला एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनता है कि हाँ हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा हो सकता है। तो वो प्रोविजनल डायग्नोसिस हुआ। नेक्स्ट डीडी बनाते हैं कि दो तीन डिजीज लिखते हैं कि उनमें हमें डीडी करना है। लाइक हेडेक लेके आया तो आप माइग्रेन भी सोच सकते हो, मेनिंजाइटिस भी सोच सकते हो, कोई नोज की दिक्कत भी सोच सकते हो। तो ये सारी चीजें कि राइनाइटिस वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें। ऐसे ही पेन लेके आया, राइट साइड में पेन लेके आया, तो आप लिवर का भी पेन सोच सकते हो, कोई एब्डामन में दिक्कत हो सकती है उसका भी पेन सोच सकते हो। देन क्या कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन। सारा ब्लड टेस्ट करा लेंगे, सीबीसी वगैरह, एलएफटी वगैरह, यूएसजी है, सिटी है, एमआरआई है, ताकि ये डीडी कैसा हो जाए, कंफर्म डायग्नोसिस हो जाए। और देन तो हम मैनेजमेंट प्लान लिखते ही हैं कि किस तरीके से हमको ट्रीट करना है। सर्जिकल ट्रीट करना है, मेडिसिनल करना है, कंजर्वेटिव करना है, या फिर प्रिवेंशन से ट्रीट करना है। ठीक है। तो ये आपके पॉइंट हुए किसके, केस टेकिंग के। ठीक है। केस टेकिंग करी, चीफ कंप्लेंट, हिस्ट्री, देन क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, लोकल एग्जामिनेशन किया, सिस्टमिक एग्जामिनेशन किया, डायग्नोसिस बनाया। अब ये कुछ स्पेशल साइन है, हम यहाँ शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे आप डिजीज पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये साइन आते जाएंगे। तो ये तो एमसीक्यू ही इनसे बनेगा। ठीक है, इन साइन से। अब देखो, यहाँ होता है मर्फी साइन। मर्फी साइन जो होता है वो होता है अक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस में। अक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस, उसमें क्या देखने को मिलेगा, मर्फी साइन देखने को मिलता है। कॉली मींस गॉल ब्लैडर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो गॉल ब्लैडर में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, किसकी वजह से, स्टोन की वजह से, कॉली स्टोन, सिस्ट गॉल ब्लैडर, और आइटिस इन्फ्लामेशन। तो गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया है, उसकी वजह से क्या होता है, मर्फी साइन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो, पैल्पेट करते हो राइट अपर क्वाड्रेंट में, गॉल ब्लैडर वही है लिवर के वहां पे, तो आपने पैल्पेट किया राइट अपर क्वाड्रेंट में, उसको इतना ज्यादा पेन होता है कि वो अपनी ब्रेथ को रोक लेता है, तो वो मर्फीज साइन होता है। वहीं अगर बात करते हैं मर्फीज ट्रायड की, सेम इसके जैसा एक मर्फीज ट्रायड देखने को मिलता है। वो किस में देखने को मिलेगा, अपेंडिसाइटिस में, अपेंडिक्स के पेन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है बॉस साइन। तो जब आप गॉल ब्लैडर का स्टोन पढ़ोगे उसमें दो साइन इंपॉर्टेंट, मर्फीज साइन और बॉस साइन। मर्फीज क्या हुआ, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन था तो उसकी वजह से ब्रीदिंग को रोक लिया था। बॉस साइन क्या होता है, अक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस। अक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस में होगा, यानी कि जो नाइन्थ और इलेवेंथ रिब होती है राइट साइड में, वहां पे हाइपर एस्थेशिया यानी कि बहुत ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलता है इस एरिया में। ठीक है। नेक्स्ट जब हम क्या पढ़ेंगे, पैनक्रियास की डिजीज पढ़ेंगे, पैनक्रियाटाइटिस पढ़ेंगे, तो उसमें दो साइन पढ़ते हैं, कुलेन साइन और ग्रे टर्नर साइन। ठीक है। कुलेन साइन क्या होता है, इस तरीके का ब्लूई काइमोटिक डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा अम्बिलिकस के अराउंड। और ग्रे टर्नर कहाँ मिलेगा, फ्लैंक्स, बैक पे देखने को मिलता है। इसके अलावा ये अम्बिलिकस पे जैसा जो है डिस्कलरेशन कब देखने को मिलेगा, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो जाती है। ठीक है।
उसके बाद देखने को मिलेगा बैटल साइन। बैटल साइन क्या होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, मतलब क्रेनियल सेरेब्रल इंजरीज हम पढ़ेंगे, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का जब फ्रैक्चर होता है तो इधर बिहाइंड द ईयर मेस्टॉइड प्रोसेस पे हमें ब्रूइजिंग देखने को मिलती है, तो वो है बैटल साइन। उसके अलावा साइन डे डांस साइन या डांस साइन, ये देखने को मिलेगा इंटू ससेप्शन। इंटू ससेप्शन क्या होता है कि इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। दिख रहा है ये पार्ट इधर ओवरलैप कर गया, तो ये वाला जो इंटू ससेप्शन है उसमें देखने को मिलेगा साइन डे डांस साइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं अपेंडिसाइटिस पे। तो अपेंडिसाइटिस पे हमें देखने को मिलता है ब्लमबर्ग साइन। ब्लमबर्ग साइन क्या होता है कि जब मसल गार्डनिंग और रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है। मींस क्या होता है, जो अब्डमन की मसल होती है वो कार्डबोर्ड लाइक रिजिडिटी बना लेती है, और जैसे ही हम वहां पे देखो पाल्पेट किया और जैसे ही रिलीज करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा। तो ब्लमबर्ग साइन आता है अपेंडिसाइटिस में। उसके अलावा रोवजिंग साइन आता है। रोवजिंग साइन में क्या होता है, लेफ्ट इलियक फोसा को पल्पेट करेंगे तो पेन रेडिएट होके हमें राइट इलियक फोसा पे फील होता है। तो ये भी हमें किस में देखने को मिलेगा, अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ साइन हो गए, और डिटेल में आप आगे पार्ट 2 जब पढ़ेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हुआ आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 2, यंत्र और शस्त्र। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आपको पूरा टिप्स पे ये चैप्टर होना चाहिए। एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, तीनों क्वेश्चन बनने की भर भर के चांसेस इसमें होती है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन वही आपको लर्न करनी है। क्या है? मन शरीर बाध करानी शल्यानी। मन और शरीर में जो बाधा करता है वो क्या होता है, शल्य होता है। और तेषाम आहरणो उपायो यंत्राणी, उन शल्य को बाहर निकालने के लिए जो कर्म किया जाता है वो किससे करते हैं, यंत्र से करते हैं। तो उन शल्य का रिमूवल जिससे किया जाता है वो क्या होता है, यंत्र होता है। अब यहां से एमसीक्यू बन सकता है, तत्र मन शरीर बाध करानी डैश 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 हो गया। ठीक है, कितने टाइप होते हैं, 6 होते हैं, ये एमसीक्यू बन गया। कितने होते हैं, 101 होते हैं, ये एमसीक्यू बन गया। तो भर भर के एमसीक्यू बनने के चांसेस यहाँ पे हैं। अब हम 6 टाइप देखते हैं कौन कौन सा होता है। तो 6 टाइप में हमारा होता है, सबसे पहला होता है स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र होगा, देन संदंश होता है, देन ताल होता है, नाड़ी है, शलाका है, और कुछ उपयंत्र होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वस्तिक यंत्र की। अगर स्वस्तिक यंत्र की बात करते हैं तो क्या होता है, ये जो स्वस्तिक यंत्र है हमारा, वो क्या होता है, जानवरों के मुख से कोरिलेट किया गया है। पशु पक्षी इनके मुख की आकृति के अनुसार कौन सा होता है, स्वस्तिक यंत्र होता है। जब आपकी बैबकॉक फॉरसेप हो गई है, क्रोकोडाइल फॉरसेप्स हो गई है, तो ये सारा होता है। कितने होते हैं, 24 होते हैं नंबर में। इस शस्त्र का प्रमाण कितना होता है, 18 अंगुल का। और जो प्रशस्त्र यंत्र होता है, इस प्रशस्त्र यंत्र का प्रमाण भी कितना होता है, 18 अंगुल होता है। यूज देखेंगे तो यूज क्या होता है, अस्थि में अगर कोई शल्य चला गया है, बोन में अगर कोई शल्य चला गया है, तो उसको निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। और स्पेसिफिक एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं, इसकी आकृति कैसी होती है, मसूर आकृति की आकृति इसकी होती है। तो मसूर आकृति का ये होता है। तो पूरा एमसीक्यू बनेगा इससे। संख्या पूछ सकता है, स्वस्तिक यंत्र 24, पशु पक्षियों की आकृति के अनुसार स्वस्तिक होता है, प्रमाण कितना होता है, 18 अंगुल। यूज क्या करते हैं, अस्थि शल्य में। आकृति क्या होती है इसकी, मसूर आकृति होती है। नेक्स्ट आता है संदंश। संदंश यंत्र जो होता है वो 2 टाइप का होता है। तो संदंश यंत्र जो है वो 2 टाइप का होता है, सनिग्रह और अनिग्रह। फॉरसेप्स जो होती है वो संदंश होता है, जो भी आपकी प्लेन फॉरसेप्स है वो संदंश होता है। अब 2 चीज हो सकती है, कैच के साथ और विदाउट कैच। सनिग्रह विद कैच होगा, अनिग्रह विदाउट कैच होगा, मतलब पकड़ है और पकड़ नहीं है। प्रमाण याद रखना है, 2 कम कर देंगे स्वस्तिक के बाद, संदंश के 16 अंगुल का होता है। अस्थिगत शल्य को निकाल लिया स्वस्तिक में, तो और त्वक मांस सिरा स्नायु बचा, उसको कौन निकालेगा, संदंश निकालेगा।
तो त्वक, मांस, सिरा, स्नायुगत शल्य को संदंश निकालता है। नेक्स्ट आता है ताल। ताल अगर बात करेंगे तो ये एक ताल, दो ताल, स्कूप जैसा जो यंत्र होता है वो क्या होता है, ताल होता है। स्पून शेप का जो यंत्र होता है वो ताल होता है। तो एक ताल और दो ताल ये होता है। और चार कम कर दिए, 12 अंगुल प्रमाण होता है। आकृति होगी इसकी कैसी, मत्स्य तालुवत। तो स्पून शेप का है तो मत्स्य तालुवत इसकी आकृति होती है। और इसका शल्य कहाँ से निकालेंगे, कर्ण नासा नाड़ी से, मीन्स ईयर में, या फिर गले में, या फिर नाड़ी में, या फिर नोज में। कोई भी अगर शल्य फंस गया है तो ताल का यूज करते हैं। स्कूप है, स्पून है, खींच के निकाल सकते हैं इसलिए। देन आता है नाड़ी। नाड़ी क्या हो गया आपका, एक तरीके से प्रोब हो गया। तो नाड़ी 12 टाइप की होती है नाड़ी। और ये नंबर में कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब अगर 12 टाइप की है तो प्रमाण इनका आवश्यकता अनुसार होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, नाड़ीगत शल्य के कर्म। ठीक है। तो नाड़ीगत शल्य के कर्म आप कैसे याद रखोगे, आप याद रख सकते हो शार्क टैंक से। शार्क टैंक में गए तो नाड़ीगत शल्य के कर्म बता रहे हैं वहां जाके। सबसे पहला श्रोतोगत शल्य निहरण के लिए, दूसरा आचूषण के लिए, तीसरा रोग दर्शन के लिए, और चौथा क्रिया सौकर्य के लिए। तो ये चार कर्म आपको नाड़ी के याद रखने हैं। नेक्स्ट आती है शलाका। शलाका 28 होती हैं। और इनका प्रमाण भी फिर कैसा होगा, आवश्यकता अनुसार होता है। अगर बोलेगा नाना प्रयोजनानी नाना प्रकाराणी, तो वो किसके लिए बोला गया है, शलाका के लिए बोला गया है। तो एमसीक्यू में बोल सकता है नाना प्रयोजनानी नाना प्रकाराणी, वो शलाका है। और वहीं अगर एमसीक्यू में बोलता है अनेक प्रकाराणी, अनेक प्रयोजनानी, तो वो नाड़ी के लिए बोलता है। ठीक है। उपयंत्र कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब उपयंत्र क्या होते हैं, उपयंत्र वो होते हैं जब यंत्र हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो यंत्र के स्थान पे हम जिस भी चीज का यूज करते हैं वो क्या होता है, उपयंत्र होता है। ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, रस्सी वगैरह हो गया, पत्थर का टुकड़ा भी हो सकता है। ठीक है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, तो कुछ भी ये हो सकता है। तो ये 25 उपयंत्र आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यही मान लो चैप्टर सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरा ही आपको याद होना पड़े। अब देख लेते हैं क्या क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, रज्जू, रस्सी ले सकते हैं। वेणिका एक थ्रेड आता है, गुथी हुई जो रस्सी होती है वो भी हम यूज में ले सकते हैं। कट जो बैंडेज होती है उससे भी हम शल्य निकाल सकते हैं। चर्म जो लेदर का कपड़ा होता है उससे भी हम निकाल सकते हैं। अंतरवल्कल जो वृक्षों के अंदर की छाल होती है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या हुआ, रज्जू, वेणिका, पट्ट, चर्म, अंतरवल्कल हो गया। उसके अलावा जो लता होती है उनको भी हम यूज ले सकते हैं। वस्त्र है तो वर्ण बंधन के लिए हम यूज करते ही हैं। अस्थिलाश्म पत्थर के टुकड़े को भी हम यूज कर सकते हैं। मुदगर मीन्स हथौड़ा, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। पानी पातल हाथ पैर से हम निकालते ही हैं, पस निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं। फिंगर से, अंगुली से हम प्रोब करते हैं, रेक्टम एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं तो वो हो जाएगा। जीवा, टंग से हम क्या कर सकते हैं कि मान लो कोई आई में कोई केश वगैरह चला गया, उसको टंग से उंगली से निकाल सकते हैं। दंत है तो दंत से भी हम शल्य को निकाल सकते हैं। ठीक है। दंत तो कर्तन का भी काम कर देंगे, सीजर वगैरह के। नख है तो नख से भी हम निकाल सकते हैं शल्य को, निकाल रहे फांस वगैरह किसी की चुप जाती है तो उसको निकालते हैं नाखून से, तो वो सारी चीजें। मुख से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आचूषण कर सकते हैं। बाल जो भी बद्धगुदोदर वगैरह होता है उसमें हम क्या करते हैं, बालों का गुच्छा देते हैं और उसको अंदर निकाल डालते हैं, और पूरा जो भी फंसा हुआ होता है उसके बाल के अंदर आ जाता है। तो वो सारी चीजें हो गई। अश्वकंटक यानी कि जो मतलब कुंडल होता है जहां से घोड़े पे चढ़ते हैं, उसको भी हम यूज ले सकते हैं। शाखा को भी यूज ले सकते हैं। उसके अलावा स्टीवन, कोई अंदर शल्य चला गया उसको क्या कर सकते हैं, थूक के बाहर निकाल सकते हैं। प्रवाहन स्ट्रेनिंग मलमूत्र आदि से बाहर निकाल सकते हैं। हर्ष बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं उससे क्या करते हैं, शोक रूपी शल्य। क्योंकि हमने क्या देखा था, मन शरीर बाधक रानी, मन को भी जो बाधा करता है वो शल्य है, तो वो हर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट अयस्कांत, मैग्नेट, अगर लोहे की कोई चीज है, कोई सुई वगैरह अंदर घुस गई है तो मैग्नेट से उसको निकाल सकते हैं। क्षार, अग्नि और भैषज से तो हम निकालते ही हैं। तो ये 25 उपयंत्र है, ये आपको याद होने चाहिए।
अब हम नाड़ी यंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमने देखा था 12 टाइप के थे और 20 इनकी संख्या थी, ठीक है। अनेक प्रकारानी अनेक प्रयोजनानी होता है। तो ये क्या करते हैं, हमने इनके काम देखा था। श्रोतोगत शल्य का निहरण के लिए शाक से देखा था। श्रोतोगत शल्य के निहरण के लिए, आचूषण के लिए, रोग दर्शन के लिए और क्रिया सौकर्य के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके जो टाइप है वो क्या क्या हो जाएंगे। तो हमें एग्जामिनेशन करने के लिए प्रोबिंग टाइप का जो सिस्टम होता है, उस सब में हम इसका यूज करते हैं। तो हमें कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। मेनली सबसे पहले हम लोअर पे चलते हैं, क्योंकि हमारा सर्जरी में जो मेन आयुर्वेदा का है वो लोअर पोर्शन पे ही टिका हुआ है। अर्श यंत्र हो जाएगा, भगंदर यंत्र हो जाएगा, इस तरीके से याद हो जाएंगे। अर्श यंत्र हो गया, भगंदर यंत्र हो गया, व्रण को देखने के लिए व्रण यंत्र हो जाएगा, ठीक है। बस्ती यंत्र, उत्तर बस्ती यंत्र जो मूत्र मार्ग से निकलती है। मूत्र वृद्धि हो गई तो मूत्र वृद्धि यंत्र हो जाएगा। दकोदर हो जाएगा, धूम यंत्र हो जाएगा, निरुद्ध प्रकश, सन्निरुद्ध गुद, अलाबू और श्रृंग यंत्र इस तरीके से होते हैं। और वाग्भट ने 6 एक्स्ट्रा माने हैं। सबसे पहला कंठ शल्य अवलोकिनी। कंठ में जो शल्य चला गया है तो उसका एग्जामिनेशन करने के लिए, जिसको बोल सकते हैं थ्रॉट स्पेकुलम। शल्य निर्घातनी, शल्य को निकालने के लिए। अंगुली त्राणक, फिंगर पे गार्डिंग करने के लिए। शमी यंत्र दे सकते हैं। घ्राण अर्बुदर्शी, नेजल स्पेकुलम हो सकता है। और योनि व्रणेशन हो सकता है। ये आपकी मर्जी है, आप याद करो तो नहीं करो, डिजायर, आपकी डिजायर पे है। लेकिन ये जो 12 है वो आपको याद होने चाहिए, मस्ट नोन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्श यंत्र की। अर्श यंत्र जो होता है उसको प्रोक्टोस्कोप से कोरिलेट करते हैं। आपने देखा हो रेक्टम को, गुद को, एनल कैनाल को विजुलाइज करने के लिए जो यूज किया जाता है वो प्रोक्टोस्कोप होता है, उससे कोरिलेट करते हैं। अब ये क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक छिद्र वाला और दो छिद्र वाला। एक छिद्र होगा तो उस एक छिद्र से तो हम क्या कर सकते हैं, क्षार अग्नि शस्त्र कर्म कर सकते हैं। और अगर दोनों तरफ छिद्र है तो हम उनसे गुद का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सेम अर्श के जैसा ही भगंदर होता है, ठीक है। देन आता है व्रण यंत्र। व्रण यंत्र आपका कोरिलेट कर सकते हैं सिरिंज से। तो जो भी तेल पूरण करना है, नाड़ी यंत्र में व्रण धावन करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बस्ती यंत्र। तो जो भी हम बस्ती लेते हैं, चाहे मूत्र मार्ग से लगाएं तो उत्तर बस्ती लगाएं और नॉर्मल बस्ती लगाएं, तो वो बस्ती यंत्र इसके अंदर आता है। एनीमा पॉट भी इसमें आ सकता है और जो हम बस्ती यंत्र लेते हैं वो भी इसमें आ सकता है, ठीक है। मूत्र वृद्धि यंत्र। मूत्र वृद्धि यंत्र यानी कि जब बहुत ज्यादा यूरिन इकट्ठा हो गया है, उसके ड्रेनेज के लिए जो किया जाता है वो मूत्र वृद्धि होता है। ट्रोकार एंड कैनुला से इसको कोरिलेट किया गया है। दकोदर नाम से पता चल रहा है जो जल है उसका निहरण करने के लिए कर रहे हैं, तो वो दकोदर होता है। धूम यंत्र जो किसके लिए, धूमपान के लिए यूज करते हैं, वो धूम यंत्र होता है, ये पंचकर्मा में यूज आता है। निरुद्ध प्रकश। निरुद्ध प्रकश क्या होता है, फिमोसिस बीमारी होती है। फिमोसिस में क्या होता है, जो आपकी स्किन है वो क्या करती है, ग्लैंड्स को कवर नहीं कर पाती। प्रिप्यूस ग्लैंड्स को कवर, सॉरी, प्रिप्यूस ग्लैंड्स को कवर करके रहती है, ठीक है, वो नीचे स्लाइड नहीं हो पाती है। तो एक तरीके से क्या होगा, प्रकाश नहीं आ पाता है, तो इसलिए उसको बोला निरुद्ध प्रकश यंत्र। तो प्रिफ्यूजल डायलेटर से इसको कोरिलेट करते हैं। सन्निरुद्ध गुद यंत्र क्या होता है, किसी किसी बच्चों में इनपरफोरेटेड एनस होता है या फिर एब्सेंट होता है, एनस का होल ही नहीं होता है। तो उस एनस के होल को बड़ा करने के लिए सन्निरुद्ध गुद यंत्र एनल डायलेटर का यूज किया जाता है। और अलाबू और श्रृंग तो आपको पता ही है, रक्त मोक्षण के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं शलाका के बारे में देखते हैं, ठीक है। अब शलाका के बारे में अगर देखेंगे तो नाड़ी यंत्र तो हो गए हमारे 20, और शलाका अगर हमने बात करी थी, 12 टाइप थे शलाका के, और 28 ये टोटल शलाका थी, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे शलाका को, तो इसको याद करने के लिए आप ट्रिक बनाओ, गे सर्प था, गे सर्प के सर पर बड़ा मसूर का द्रव्य, ठीक है।
गे सर्प के सर पर बड़ा मसूर का द्रव्य है। ये आपकी ट्रिक हो गई शलाका यंत्र को याद करने की। तो सबसे पहले आते हैं गे। गे से क्या आ जाएगा? गंडूपद मुखी। गे से आ जाएगा गंडूपद मुखी। सर्प से क्या आ जाएगा? सर्पपण मुखी। उसके बाद सर से क्या आ जाएगा? सरपुंख मुखी। उसके बाद बड़ा। बड़ा से क्या आ जाएगा? बड़िश मुखी। मसूर से क्या आ जाएगा? मसूर दल मात्र मुखी। ठीक है। तो ये आपकी जो पांच होती है वो कितनी होती है? संख्या में दो होती है। तो ये जो नंबर में दो होते हैं उनका है ट्रिक। गे सर्प के सर पर बड़ा मसूर का द्रव्य। गंडूपद मुखी, सर्पण मुखी, सरपुंख मुखी, बडिश मुखी, मसूर दल मात्र मुखी। अब देखो, इनके हम कार्य देखेंगे और इनका आकार देखेंगे। यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है। सबसे पहले गंडूपद मुखी अगर है तो वो अर्थवॉर्म केचुए के जैसा उसका मुख होता है और ये प्रोबिंग के एषण के काम आती है। ठीक है। तो ये एषण हो गया। तो गंडूमुखी एषण के काम आती है। देन आता है सर्पफण। नाम से ही पता चल रहा है कि अग्रभग उसका सर्पफण के जैसा है। तो ये व्यूहन देखो, रिट्रैक्ट कर सकते हैं इस चीज से, तो रिट्रैक्शन के काम आती है। इसको देख के दिख रहा है प्रोबिंग के काम आएगी, अंदर एरिया देखने के काम आएगी। सरपुंख मुखी यानी कि बाण के जैसा है, दिख रहा है बाण, बाण चलाते हैं तो बाण चालन के काम आती है ये। बडिश मुखी आंकड़े के जैसा होता है, तो इससे क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो आहरण के काम आती है। मसूर दल मात्रमुखी, जो अग्रभाग मसूर दल के जैसा होता है, तो इससे क्या कर सकते हैं? श्रोतोगत शल्य को निहरण के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या हुआ? गंडूपद मुखी, सर्पफण मुखी, सर्पुंख मुखी, बडिश मुखी और मसूर दल मात्र मुखी। अब एक होती है जिसके आगे भाग पे रुई लगी होती है, जो साफ सफाई के प्रमार्जन के काम आती है, तो उसको बोला कार्पास कृत उष्णिश। कार्पास कृत उष्णिश बोला। और ये कितनी होती है? छह होती है। ठीक है। उसके अलावा फिर कुछ होती है तीन। तो तीन ही तीन होती है। एक होती है दरवी आकृति, एक होती है जाम्बवदन, एक होती है अंकुश वदन। दरवी आकृति दरवी के जैसी है। ठीक है, यानी कि कलछी जो आपकी होती है खाना बनाने की उसके जैसी है। तो क्षार औषध डालने के काम आती है। जाम्बवदन अंकुश वदन दोनों अग्नि कर्म के काम आती है। ठीक है। उसके बाद एक होती है नासा अर्बुद के लिए। नासा अर्बुद को निकालने के लिए होती है कोल अस्थि दल मात्रमुखी। तो ये आहरण के काम आती है। अंजन लगाने के लिए अंजन शलाका होती है और वो मुकुलाग्र होती है। ठीक है। अंजन शलाका जो होती है वो कैसी होती है? मुकुलाग्र होती है। उसके अलावा आता है मूत्र मार्ग शोधन शलाका। मूत्र मार्ग का शोधन करने के लिए मालती पुष्प वृंताग्र। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। मालती पुष्प वृंताग्र होती है मूत्र मार्ग शोधन शलाका। ठीक है। तो ये आपकी हो गई। पहला आपने याद किया जो दो दो होती है, गे सर्प के सर पर बड़ा मसूर का द्रव्य था। फिर एक थी सफाई करने के लिए कार्पास कृतोष्णिश। देन मसूर दल मातृमुखी, कार्पास कृतोष्णिश, दर्वी आकृति, जाम्बवदन अंकुशवदन, नासा अर्बुद के निहरण के लिए, अंजन शलाका और मूत्र मार्ग के शोधन के लिए। ये हुआ आपका यंत्र कंप्लीट। ठीक है। हम्म। यंत्र में आपके गुण और दोष रहते हैं अभी, ये देखते हैं। सबसे पहले, अगर ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स है। अगर आपसे पूछे प्रधानतम यंत्र, वो हस्त है, क्योंकि बिना हाथ के तो आप किसी यंत्र को चला ही नहीं सकते। अगर पूछे प्रधान, तो वो है कंक मुख यंत्र। तो स्वस्तिक हो गया एक टाइप का। और गूढ़ शल्य के निहरण के लिए इसका यूज करते हैं। और अगर पूछे दृश्य शल्य को निहरण करना है, दिखने वाले शल्य का निहरण करना है, तो वो होता है सिंह मुख यंत्र। ठीक है। अब फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यंत्र के गुण और दोष। एमसीक्यू और क्वेश्चन आपसे दोनों ये पूछ सकता है गुण और दोष से। गुण कितने होते हैं? छह। और दोष होते हैं जस्ट डबल 12। ठीक है। अब गुण कैसे होने चाहिए? खुद ही सोचो कैसा होना चाहिए। यंत्र जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, पकड़ने में अच्छा होना चाहिए, उसकी धार वगैरह नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब खर होना चाहिए, तो धारदार नहीं होता, शस्त्र धारदार होते हैं तो वो, और उनका प्रमाण अच्छा होना चाहिए। तो
वही यहाँ बोला है, इसका तो श्लोक याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। समाहितानि यंत्राणि खर्च मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपानि सुग्रहाणि च कार्येत। समाहितानि यानी कि प्रमाण उनका उचित होना चाहिए। खर्च लक्षण मुख यानी कि उनका ज्यादा धारदार मुख नहीं होना चाहिए। सुदृढ़ानि स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अच्छा दिखने वाले होने चाहिए, और अच्छे से पकड़ने वाले होने चाहिए, ठीक है, इजी हैंडलिंग उनकी होनी चाहिए। वहीं अगर दोष की बात करते हैं तो क्या हो सकता है, ज्यादा बड़ा, ज्यादा छोटा, ज्यादा लंबा। तो अति स्थूल, अति दीर्घ, अति ऋष्व हो सकता है। उसके अलावा पकड़ में नहीं आ रहा है तो अग्राही और विषमग्राही हो सकता है। टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। वक्र और शिथिल हो सकता है। उसके अलावा कैसा हो सकता है, मृदु कील, मृदु मुख, मृदु पाश, जिसकी पकड़ ढीली हो, मुख उसका मृदु हो, ठीक है। तो ये सारा हो सकता है। बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, अति उन्नत हो सकता है, और असार हो सकता है। यानी कि क्या हो सकता है, अशुद्ध लोहे से बना हुआ हो। तो ये 12 दोष होते हैं। उसके बाद आते हैं 24 कर्म। गुण कितने थे, 6। दोष कितने थे, 12। कर्म कितने हैं, 24। अब इन 24 कर्म को आप याद कैसे करोगे, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। तो इसको याद कर सकते हैं। डॉक्टर था, डॉक्टर ने क्या किया, 5 PM दो बेला वीटा की परफ्यूम ली थी, और 3 बार उनका आचूषण किया, ठीक है। तो डॉक्टर था, डॉक्टर ने क्या किया, 5 PM बेला वीटा की दो परफ्यूम का क्या किया, आचूषण किया। तो कैसे कैसे याद रखोगे, सबसे पहले डी से हो जाएगा दारण, ठीक है। डी से हो जाएगा दारण। दारण का मतलब क्या होता है, वही उसको पकाना, औषध गण का लेप करना, ठीक है, अपन नाम नाम देखेंगे। देन होता है री से रिजुकरण, सीधा करना, कोई टेढ़ा शल्य है। एन से हो जाएगा निर्घातन, ठीक है, इधर उधर हिला विला के निकालते हैं। उसके बाद ए से हो जाएगा एषण, प्रोबिंग जो करते हैं वो एषण हो जाएगा। 5 P यानी कि 5 बार पी है, तो क्या होगा, पूरण, तेल पूरण वगैरह करते हैं। पीड़न, दबा के पस वगैरह निकालते हैं। प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं, वो हो जाएगा। प्रदमन जो नश्य देते हैं। प्रमार्जन साफ सफाई करते हैं। तो 5 P हो जाएंगे। एम से क्या हो जाएगा, मार्ग विशोधन, मार्ग का शोधन करने वाली। तो मार्ग विशोधन शलाका हमारे पास थी। 2 BV, 2 BV, बी से हो जाएगा बंधन और भंजन, ठीक है, बांध सकते हैं। बंधन मतलब क्या होता है, बैंडेजिंग करना होता है। उसके बाद भंजन, क्रश कर सकते हैं। उसके बाद BV क्यूब, तो 3 दूना 6, 6 V आएगा। तो उसमें होता है व्यूहन, वर्तन, वर्तन है तो विवर्तन, विवरण, विकर्षण, और विनमन, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, व्यूहन हुआ, यानी कि खींचते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वर्तन मीन्स रिप्लेसमेंट करना। विवर्तन ट्विस्ट करके निकालना, ठीक है। विकर्षण वही खींच के निकालना। और विनमन क्या करना, ऊपर की ओर उसको दबाना। अगर विनमन है तो एक क्या हो जाएगा, उन्नमन हो जाएगा, ठीक है, दबा सकते हैं। और उन्नमन है तो क्या हो जाएगा, उन्मथन हो जाएगा। तो उन्नमन हो गया और उन्मथन हो गया। उसके बाद आता है आचूषण करा। तो आचूषण, एक खुद आचूषण हो जाएगा, ठीक है। च से हो जाएगा चालन, और क्या हो जाएगा, आ से आहरण और आंचन। तो इस तरीके के आपके क्या हुए, 24 ये क्या हो गए, आपके यंत्र के कार्य हो गए, ठीक है। तो ये आपका हुआ यंत्र कंप्लीट।
नेक्स्ट टॉपिक आता है शस्त्र के बारे में। शस्त्र के बारे में अगर देखेंगे तो वही शस्त्र की निरुक्ति, दोष, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले निरुक्ति। शस्त्राम ही शरीर हिंसक नीति, यानी कि जो शरीर की हिंसा करता है, कष्ट या पीड़ा करता है, वो क्या होता है? शस्त्र होता है। तो ये एक तरीके से कैसा होता है? शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है। संख्या कितनी होती है? 20। सुश्रुत ने बोला 20 होते हैं, वाग्भट ने बोला 26 होते हैं, हारित ने बोला 12 होते हैं। तो एमसीक्यू यहाँ से बनता है। अब हम इन 20 शस्त्रों को याद करते हैं। सबसे पहले एक इमेजिनेशन बनाओ। आपका हाथ है, ठीक है, बड़ा सा आपका हाथ है। तो सबसे पहले हाथ में आपने शस्त्र लिया। तो सबसे पहले मंडल अग्र हुआ। मंडल अग्र हुआ। मंडल में आपका हाथ है, गोल आपका, तो मंडल मीन्स गोल होता है। तो गोल आपका हाथ है, तो मंडलाग्र हुआ। मंडलाग्र के बाद क्या हुआ? कर पत्र हुआ। हाथ बड़ा है, तो वृद्धि पत्र हो गया। उसके बाद क्या आता है? नाखून आता है, तो नख शस्त्र आता है। यहाँ से अंगूठी पहनाते हैं, तो मुद्रिका आती है। किसकी अंगूठी पहनाएंगे? कमल की, तो उत्पल पत्रक आता है। उसको कमल को काटेंगे तो अर्ध धार आता है। फिर सिलेंगे काटने के बाद तो सूची आती है। उस पे पत्ते लगाएंगे, कुश पत्र लगाते हैं। हाथ को मुंह पे लेके जाएंगे तो मुख होते हैं, आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख। ठीक है। और क्या होता है? कुरेचेंगे तो त्रिकूर्चक होता है। तो इस तरीके से आपने याद किया इमेजिनेशन करके। क्या क्या किया? सबसे पहले एक बड़ा सा हाथ था, तो मंडलाग्र था। मंडलाग्र के बाद करपत्र हुआ, हाथ बड़ा हुआ तो वृद्धि पत्र हुआ। वृद्धि के बाद क्या हुआ? नखशस्त्र। नख में पहनाई अंगूठी तो मुद्रिका। मुद्रिका किसकी थी? उत्पल की, तो उत्पल पत्रक हुआ। देन उसको काटा, अर्ध उधार। सुई से सिला, सूची। देन हुआ कुश पत्र। आटी मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक। उसके बाद वाले कैसे याद करेंगे? तो उसमें याद करना, के वी एवी से क्या है? बड़ा है। केवी भाई है, वो एवी से बड़ा है। तो कुठारी का, व्रीहिमुख, आरा, वेतसपत्रक, बड़िश, दंतशंकु और एशनी। ठीक है। एशन कर्म होता है, एशनी शस्त्र होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनका प्रमाण अगर देखेंगे तो कितना होता है? इतना डिटेल में ना देख के आप लोग याद रखोगे इनके प्रमाण को। ना, 8 अंगुल का होता है। नक्षत्र और एशनी, वो होता है 8 अंगुल का। नक्षत्र और एशनी ये होता है 8 अंगुल का। ठीक है, याद हो जाएगा। शरारी मुख जो होता है वो होता है 10 अंगुल का। ठीक है। उसके बाद जो मुद्रिका होता है, मुद्रिका उंगली में पहन रहे हैं, तो तर्जनी उंगली में पहनेंगे तो तर्जनी अग्र पर्व सदृश। ये और ऑल जो है वो कितने होते हैं? 6 अंगुल के होते हैं। ये चार प्रमाण आपको याद रखने हैं। सभी 6 अंगुल के होते हैं, लेकिन नक्षत्र और रेशमी होता है 8 अंगुल का, शरारी मुख होता है 10 अंगुल का, और मुद्रिका होती है तर्जनी अग्र पर्व सदृश होती है। ठीक है। अब इनके काम भी देख लेते हैं। काम को कैसे याद रखोगे? सबसे पहले है छोले। सीक्वेंस से आपको ये शस्त्र याद रखना है, जैसे मैंने आपको याद कराए हैं, तो कर्म भी आपको अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले है छोले। छोले अगर है यानी कि क्या है? छेदन और लेखन। तो सबसे पहले छोले हैं छेदन और लेखन। स्टार्टिंग का क्या था? मंडलाग्र और करपत्र। तो जो मंडलाग्र है और करपत्र है, इसका क्या होता है? छेदन और लेखन करते हैं। उसके बाद छेदन के बाद भेदन आ जाएगा। वृद्धि पत्र,
वृद्धि पत्र से लेके नक्षत्र, मुद्रिका, उत्पल पत्रक और अर्धधार। तो अर्धधार तक कौन होता है? छेदन और भेदन करता है। तो अर्धधार तक करता है छेदन और भेदन करता है। उसके बाद आता है सूची मुख आता है, कुश पत्र, आटे मुख, शरारी मुख, अंतर्मुख और त्रिकूर्चक। तो त्रिकूर्चक जो आता है वो क्या होता है? विश्रवण करता है, वो ड्रेनेज का काम करता है। देन आता है KVAV, कुठारी का, व्रीहि, आरा और वेकस पत्रक। ये सूची वेदन का काम करते हैं। देन बचा बडिश दंत शंकु, ये आहरण का काम करते हैं। देन बचा एषणी, वो एषण का काम करती है। और सूची जो है विश्रवण के साथ साथ सीवन का भी काम करती है। तो इस तरीके से आपको सबके कर्म याद हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं इनके प्रमाण के। ठीक है, हमने छोले बेचने से स्टार्ट किया था, अब इनकी धार देखते हैं। तो अब भेल बेचेगा, भेले बेचे। ठीक है, भेले बेचे आपको दो वर्ड याद रखना है, भेल बेचेगा। अब भेल कैसे बेचेगा? जो भेदन होता है उस वाले शस्त्र का प्रमाण होता है मासुरी, भेदन शस्त्र का प्रमाण होता है मासुरी, और लेखन वाले का फिर हो जाएगा अर्ध मासुरी। जो व्यधन है और विश्रवण है उनका प्रमाण होता है कैशिकी। तो छेदन वाले का क्या हो जाएगा? अर्ध कैशिकी। ठीक है, तो मासूरी, अर्धमासूरी, व्यधन, विश्रवण, कैशिकी और अर्ध कैशिकी, ये इनके प्रमाण होंगे। उसके बाद बडिश के टाइप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में पूछ सकता है, स्वानत और न अत्यंत। जो बडिश होता है, बडिश के टाइप इंपॉर्टेंट है, दो होता है, स्वानत होता है और एक होता है अत्यानत होता है। यानी कि स्वानत यानी कि वेल कर्व्ड है, और एक सेमी ल्यूनर होता है। उसके बाद एशनी, एशनी के टाइप इंपॉर्टेंट है, चरक दो बोलता है, मृदु और कठिन होती है। मृदु और कठिन, मृदु मतलब कि जो वृक्ष और लता से बनी हुई है, कठिन जो लोहे से बनी हुई है। ठीक है, सुश्रुत तीन बोलता है, तीक्ष्ण, गंडुपद और यवपत्र मुखी होती है। ठीक है, तो ये टाइप आपको याद रखने हैं। चरक मृदु और कठिन बोलता है, सुश्रुत तीन बोलता है, तीक्ष्ण, गंडुपद और यवपत्र मुखी होती है। उसके बाद सूची तीन टाइप की होती है, वृत्त, आयत और धनु वक्रा। वृत्त, आयत और धनु वक्रा सूची होती है। ये हमने बात करी ली कि शरारी मुख 10 अंगुल का होता है, नक्षत्रेशनी 8 अंगुल का होता है, मुद्रिका जो था वो तर्जनी अग्र पर्व सदृश था, और बाकी सब 6 अंगुल के होते हैं। देन हमने कर्म की बात कर ली। ठीक है, सूची तीन काम करेंगी, वेधन, विश्रवण और सीवन तीनों काम करती हैं। अब आते हैं गुण। शस्त्र के गुण इंपॉर्टेंट है, 6 होते हैं, याद रखने हैं। सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधराणी, सुरूपानी, सुसमाहित मुखग्रानी, अक्रालानी। कंफ्यूज नहीं होना है यंत्र शस्त्र के गुण में। शस्त्र जो होता है वो शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, और जो यंत्र होता है वो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होता है। सुग्रहाणी, जिसको अच्छे से पकड़ा जा सके। सुलोहानी, अच्छी धातु का बना हुआ हो। सुधरानी, जिसकी धार अच्छी हो। सुरूपानी, जो देखने में सुंदर हो। सुसमाहित मुख अग्रानी, भाग आकृति उत्तम हो, और जो देखने में डरावना न हो, अकरा लानी। दोष कितने होते हैं? 8। यंत्र के दोष कितने थे? 12। इसके दोष कितने हैं? 8। वक्र, कुंठ, खंड, खरदार, अति स्थूल, अति तुच्छ, अति दीर्घ, अति विश्व। तो ये भी आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, कंफ्यूज मत हो। वक्र, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। कुंठ, मतलब कि धार जो है वो तीक्ष्णी होनी चाहिए, हल्की नहीं होनी चाहिए। टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खुरदरा नहीं होना चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ज्यादा लंबा और ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रमाण हमने बात कर ली है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, शस्त्र पायना विधि। शस्त्र पायना विधि क्या होती है?
तो पायना होती है जब क्या कर रहे हैं, शस्त्र का निर्माण कर रहे होते हैं, तो शस्त्र को गर्म करते हैं और उनको क्षार जल और तेल में डुबोते हैं। तो निर्माण करते हुए जब क्षार जल और तेल में डुबोते हैं, धार को मजबूत करने के लिए जो यूज किया जाता है वो शस्त्र पायना होती है। अब आता है क्षार पायना। क्षार पायना अगर हम बात करेंगे तो वो किसके काम आती है? शर शल्य अस्थि छेदन के लिए। तो आपको याद रखना है, क्षार है अस्थि पे भी काम कर जाएगा, तो शरु शल्य अस्थि छेदन पे काम आती है। पानी है तो मांस पे काम करेगा, मांस के छेदन भेदन पाटन के काम आती है। और अगर तेल है तो तेल किस में काम करेगा? तेल तो पूरा अंदर तक रब होता है ना, तेल की माइक्रो प्रॉपर्टीज होती है, अंदर तक रब होता है, तो सिरा वेदन और स्नायु छेदन के काम करता है। शिष्य का याद रख लेना है, बहुत है। तो क्षार क्या किया? शरु शल्य अस्थि के लिए, उदक मांस के लिए, और तेल सिरा और स्नायु के लिए। नेक्स्ट आता है निशातन। निशातन क्या होता है? धार को तेज करने की क्रिया। धार को तेज करने की क्रिया निशातन होती है। तो जो पायना के बाद शस्त्र की धार को अधिक करने के लिए मांसवर्णी संरक्षण शिला यूज की जाती है। तो मांसवर्णी संरक्षण शिला यानी कि ब्लैकिश शिला का यूज किया जाता है धार को तेज करने के लिए, वो निशातन होता है। और किसका यूज करते हैं? शाल्मली फलक का। तो ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है शस्त्र कोश। शस्त्र कोश जो शस्त्र को रखने के लिए यूज किया जाता है, 12x9 अंगुल उसका प्रमाण होता है। अगर पूछे कि शस्त्र कोश का वर्णन किसने किया है, वाग्भट ने दिया है। तो शस्त्र कोश किसने दिया है? वाग्भट ने दिया है। जैसे हमारे उपयंत्र थे 25, वैसे ही अनुशस्त्र होते हैं 14 या 15, दोनों इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 14 होता है। शस्त्र न होते हुए भी जो शस्त्र का काम करते हैं, तो क्या क्या हो सकता है? त्वक सार स्फटिक कांच और कुरुविंद हो जाएगा। त्वक सार स्फटिक कांच कुरुविंद। उसके बाद जलौका, अग्नि, क्षार, नख, गोजी, शेफालिका, शाक पत्र, करीर पत्र, बाल, अंकुर और अंगुली, ये होते हैं। सबसे पहले जो त्वक सार स्फटिक कांच कुरुविंद, चार चीजें एक साथ याद रखनी है। त्वक्सार स्फटिक कांच कुरुविंद, ये छेदन वेदन का काम करती है, ठीक है। नख क्या करता है? छेदन वेदन के साथ आहरण का एक्सट्रैक्शन का भी काम करता है। फिर तीन याद रखनी है, गोजी, शेफालिका, शाक पत्र, कर्पूर पत्र, ये क्या करेगी? मुख और नेत्र वर्त्म में विश्रवण का काम करती है। जो आप ईएनटी में पढ़ते हो वर्त्मगत रोग, उसमें ड्रेनेज का काम करती है, ठीक है। और बाल, अंकुर, अंगुली, ये एशन का काम करता है, प्रोबिंग का काम करता है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न कोरिलेशन की, ठीक है। मॉडर्न कोरिलेशन देखेंगे, पहले ब्लंट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, फिर शार्प इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट आपके प्रैक्टिकल व्यू से भी इंपॉर्टेंट हुआ, आपके प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग होती है वहां रखे जा सकते हैं, और थ्योरी से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली आती है चिट्टल फॉर्सेप। जो आप देखते हो कि एक बॉटल होती है, स्लाइड बॉटल, उसमें रखी हुई रहती है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में रखी हुई रहती है ऑलवेज, जिससे चीजों को उठाने के लिए यूज किया जाता है, वो चिटल फॉर्सेप्स होती है। तो पिक स्टरलाइज आर्टिकल, तो इसमें कोई लॉक नहीं होता है। स्पॉन्ज होल्डिंग, जो स्पॉन्ज को होल्ड करने की जब पेंटिंग ड्रेपिंग करते हैं तो काम आती है, तो इसमें लॉक होता है। उसके अलावा ये गॉल ब्लैडर और सर्विक्स को होल्ड करने के भी काम आती है। टॉवल क्लिप, जब हम ड्रेपिंग करते हैं, स्पेसिफिक हमें पार्ट चाहिए होता है, तो बाकी सारे पार्ट को ढक देते हैं, तो ड्रेपिंग करने के लिए टॉवल क्लिप यूज आती है। देन आती है आर्टरी फॉर्सेप्स। आर्टरी फॉर्सेप्स है, आर्टरी से ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग पॉइंट को कैच करने के ये काम आती है। ब्लंट डिसेक्शन करने के काम आती है, लाइगेचर अप्लाई करने के काम आती है। ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज हो सकती है, और स्ट्रेट और कर्व्ड हो सकती है। देन आती है कॉचर फॉर्सेप्स, तो ये आगे से सेरेटेड होती है, डिस्टल एंड इसके सेरेटेड होते हैं, तो ये गॉज को होल्ड करने के लिए, मसल को कट करने के लिए, और हैवी टफ स्ट्रक्चर को ग्रेस्प करने के लिए काम आती है कॉचर फॉर्सेप्स। एलिस टिश्यू होल्डिंग, नाम से ही पता चल रहा है टिश्यू को होल्ड करने के लिए, ठीक है। टेंडन, मसल, इनको ग्रेस्प करने के लिए काम आती है। होल्ड करके छोड़ना होगा तो लॉक बीस्ट में होता है, ठीक है। अब उसके अलावा बैबकॉक फोर्स है। स्वस्तिक यंत्र हो गया बैबकॉक एक तरीके का। तो ये क्या करता है? जो इतनी भी हमारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है, अपेंडिक्स है, हेमोराइड्स है, यूरेटर है, एफ ट्यूब है, बॉवेल है,
तो इनको होल्ड करने के काम आती है। इसकी जिस्टर बेस कैसी होती है, कर्व्ड होती है, और इसमें लॉक होता है। प्रोक्टोस्कोप जो हमारा अर्श यंत्र था, रेक्टम एनल कैनाल को विजुलाइज करने के काम आती है। 4 इंच इसकी आइडियल साइज होती है। और एक रिमूवल प्लग होता है जिसको हम हटाते हैं और विजुलाइज करते हैं। प्रोब जो एशन हो जाएगा, तो डेप्थ को एक्सप्लोर करने के काम आती है, वो प्रोब होती है। किडनी ट्रे, जो भी हम वेस्टेज हो गया, जो भी ड्रेसिंग वेस्टेज हो गया, जो भी फ्लूइड अगर ड्रेनेज करते हैं वो निकलता है, तो वो किडनी ट्रे होती है। फॉली कैथेटर यूरिन एक्सक्रीशन के लिए यूज करते हैं, ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं। राइल्स ट्यूब फूड के लिए करते हैं, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन करते हैं। ठीक है। देन आती है शार्प इंस्ट्रूमेंट, जो शस्त्र होते हैं। शार्प क्या होता है, निडल हो सकती है, निडल स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है, ट्रोमेटिक और ऑटोमेटिक हो सकती है। सुचर कटिंग सीजर हो सकती है, शार्प सीजर हो सकती है टिश्यू को कट करने के लिए। बीपी हैंडल, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, बार्ट पाकर, तो बीपी हैंडल हो जाएगा। यहाँ पे स्कैल्पल लगाते हो, स्कैल्पल ब्लेड की तरह काम करता है। 3 और 4 नंबर का आता है। ठीक है। तो ये हुआ आपका शार्प इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आता है चैप्टर थर्ड, स्टेलाइजेशन। जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनको हम क्लीन करके यूज देते हैं। जितनी भी हम चीजें यूज देते हैं वो क्लीन करके यूज देते हैं। तो उस क्लीनिंग करने का मेथड क्या होता है, स्टेलाइजेशन होता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा भी आपको मेंशन करना होता है। तो सुश्रुत ने इस निर्जंतुकरण को रक्षा कर्म के नाम से वर्णित किया है। और उन्होंने बोला है, निशाचरेभ्यो रक्षस्तु नित्यमेव छतातुर रक्षा विधानैरुद्दिष्टै यम स नियमस्तथा। मीन्स निशाचरेभ्यो, जो निशाचर, जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको निशाचर बोला है, उनसे रक्षा करनी है। तो उस रक्षा विधान के लिए हमें यम नियम, यानी कि अहिंसा सत्य वाला पालन करना है, शौच संतोष आदि पालन करते हुए रक्षा विधान करना होता है। जिसके लिए हम गुगुलू यूज कर सकते हैं, धूपन कर सकते हैं, अग्नि तप्त उनको कर सकते हैं। वही मॉडर्न में आता है स्टेलाइजेशन। तो स्टेलाइजेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जो डिस्ट्रॉय करता है, एलिमिनेट करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। तो सारी फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है कौन, स्टेलाइजेशन। अब इसके मेथड होते हैं। तो इसके जो मेथड है वो होते हैं, हम फिजिकली कर सकते हैं, केमिकल के थ्रू कर सकते हैं, और गैस के थ्रू कर सकते हैं। फिजिकल में हो गया थर्मल, हीट के थ्रू कर सकते हैं। अब वो हीट ड्राई भी हो सकती है, मॉइस्ट भी हो सकती है। ड्राई हीट मतलब गर्म हवा से कर रहे हैं, मॉइस्ट मतलब पानी यूज कर रहे हैं। रेडिएशन ले सकते हैं, यूवी रेज वगैरह, और फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। केमिकल में हम क्या कर सकते हैं, इथाइलिन एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूट्रेल्डिहाइड, ये सारी चीजें ले सकते हैं। गैस में हम मिथाइलिन ऑक्साइड ले सकते हैं। ये स्टरलाइजेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर पेपर में ये पूछा जाता है। ठीक है। आपके यहाँ से केवल एमसीक्यू है और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल मेथड की। थर्मल मेथड में हमने बात किया था मॉइस्ट और ड्राई। ड्राई में हम देखते हैं हॉट एयर ओवन। ठीक है। एक ओवन होगा, उसमें गर्म हवा आती है, वहां पे हमने इंस्ट्रूमेंट को रखा, और हमारे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेलाइज हो जाते हैं। तो ये इसका किस प्रिंसिपल पे काम करती है, सेल कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन करती है ये। और क्या करेगी, 160 to 180 डिग्री पे 2 घंटे के लिए हम रखते हैं। तो जितने भी पाउडर, ऑयल, ग्लासवेयर, उनको यूज करती है, लाइक अ माइक्रोवेव हो गया। ठीक है। जंग वगैरह नहीं लगती है उनमें, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, 2 घंटे तक हम इनको कर रहे हैं। बॉइलिंग, ड्राई हीट का मेथड, मॉइस्ट हीट का मेथड आ गया। तो बॉईल करेंगे, 100 डिग्री पे बॉईल करेंगे 10 से 20 मिनट के लिए। तो वो वेजिटेटिव बैक्टीरिया को तो किल कर देगी, लेकिन स्पोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। सिंपल है, चीप है, इजीली अवेलेबल है, घर में यूज इनको कर सकते हैं। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव मोस्ट वाइडली जो यूज किया जाता है, सिलेंड्रिकल ड्रम होते हैं। इन सिलेंड्रिकल ड्रम में क्या होता है, पानी भरा जाता है, पानी भरता है, उनसे स्टीम बनती है अंडर हायर प्रेशर। तो स्टीम अंडर हायर प्रेशर ये काम करते
है। तो जितनी भी चीजें हमें करनी है, ड्रेसिंग, इंस्ट्रूमेंट, लिनन, गाउन, इन सबका करते हैं, लेकिन ऑयल और पाउडर का नहीं कर सकते हैं। ऑयल और पाउडर के लिए हमारा हॉट एयर ओवन ही बेस्ट होता है। टेम्परेचर याद रखना है, 120 डिग्री टू 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 20 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर होता है। कैसे काम करती है ये? जो प्रोटीन होता है उसका कोगुलेशन कर देती है स्टीम अंडर प्रेशर पे। मोस्ट इफेक्टिव होता है, रैपिड है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देन हमने देखा था रेडिएशन मेथड। यूवी रेज आ सकती हैं, गामा रेज आ सकती हैं। तो ये क्या करेंगी? यूवी रेज होती हैं, डैमेज करती हैं डीएनए को। यूवी रेज डीएनए को डैमेज करती हैं, तो ओटी वगैरह, लैब्स वगैरह में सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन इसका पेनेट्रेशन पुअर होता है, तो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में नहीं कर सकते हैं। गामा रेज होती हैं तो डिस्ट्रॉय करती है माइक्रोब्स को। तो जो भी डिस्पोजेबल सीरीम्स है, कैथेटर है, जो भी पैक्ड आइटम आता है जो हमें यूज लेना है, वो इनसे स्टेलाइज होके आता है। ये एक्सपेंसिव होती है। फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, तो फिल्टर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्लूइड, एयर, इनका करते हैं। वैक्सीन सेरा ये इंपॉर्टेंट होती है, वैक्सीन सिरा के कर सकते हैं, लेकिन वायरस इसमें आ सकता है। नेक्स्ट आता है गैशियस। गैशियस अगर है तो उसमें क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड होता है। तो जितने भी ओटी का हो गया, सरफेस हो गया, वॉर्ड का स्टलाइजेशन करना है, उसमें ये काम करती है, लेकिन स्किन के लिए ये टॉक्सिक होती है। उसके अलावा ये का प्रिंसिपल क्या होता है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करती है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है केमिकल स्टलाइजेशन। जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, हम अल्कोहल यूज कर सकते हैं, एल्डिहाइड ले सकते हैं, हेलोथेन, ईथर, ये सारी चीजें हम यूज ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अल्कोहल यूज लेते हैं। 70% अल्कोहल यूज लेते हैं। स्किन पे एंटीसेप्टिक का भी ये काम करता है, फास्ट एक्शन होता है। लेकिन स्किन पे एंटीसेप्टिक का काम कर रहा है तो इरिटेशन भी कर सकता है, और ये वॉलेटाइल होता है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। एग्जाम्पल क्या हुआ? इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। कैसे काम करता है? सेल को डिहाइड्रेट कर देता है और प्रोटीन का डिनेचुरेशन कर देता है। तो जैसे ही प्रोटीन का डिनेचुरेशन हुआ और वहां के उन बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। एल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, वो सब हम यूज करते हैं। तो ये प्रोटीन का कोगुलेशन करता है। 2% सॉल्यूशन हम यूज लेते हैं। तो जो भी एंडोस्कोप, सिस्टोस्कोप, उनको हम क्लीन कर रहे हैं, उसमें हम इसको यूज करते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर की जरूरत होती है। फिनॉल। फिनॉल कैसे काम करता है? ये मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है और एंजाइम को इनएक्टिव करता है। मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके और एंजाइम को इनएक्टिवेट करके काम करता है। तो जो 5% फिनॉल ले सकते हैं एग्जाम्पल में, 1 to 5% क्रिजोल ले सकते हैं, लाइजोल ले सकते हैं, डिटॉल आ सकता है, क्लोरजाइलिनॉल। ये क्या होता है? डिटॉल होता है। अगर इस फिनॉल को हाई कंसंट्रेशन में लेंगे, इन कंपाउंड को, तो वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, और अगर लो लेते हैं तो एंटीसेप्टिक का काम करता है। और क्या काम करते हैं? तो इससे हम क्या करते हैं? वुंड का इरिगेशन करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। लेकिन ये कोरोसिव हो सकता है, और मोस्ट वायरस स्पोर के अगेंस्ट ये इनएक्टिव होता है। हेलोजन। हेलोजन ऑक्सीडेशन करके काम करते हैं। तो जितने भी ब्लीचिंग पाउडर हो गए, हाइपोक्लोराइट हो गया, वो सब हेलोजन होता है। वाटर सरफेस पे काम करता है, चीप होता है, लेकिन कोरोसिव होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका केमिकल स्टलाइजेशन। अब आइडियल एंटीसेप्टिक कैसा होना चाहिए? सोचो, हमें क्लीनिंग करनी है, चीप होना चाहिए, कोई उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, इरिटेशन नहीं होना चाहिए, रैपिड एक्शन करना चाहिए, किसी भी एनवायरनमेंट में वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर भी अगर होगा उसके प्रेजेंस में भी वो सेम रहना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, या फिर अच्छी स्मेल होनी चाहिए, वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, गुड पेनिट्रेशन पावर होनी चाहिए, और इफेक्ट उसका लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। व्रणितागार 8 into 4 हैंड एरिया का होता है। व्रणितागार रोगी का निवास स्थान, शैया स्थान, इसको भी हम क्या करते हैं, जो वार्ड हम बोलते हैं, वो व्रणितागार होता है। अब ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। मान लो आपको शार्प इंस्ट्रूमेंट है, इस शार्प इंस्ट्रूमेंट का स्लाइजेशन करना है, तो आप क्या यूज लोगे? लाइजोल यूज ले सकते हो, ग्लूट्रल्डिहाइड यूज ले सकते हो। सिरिंज का करना है तो ऑटोक्लेव और गामा रेडिएशन से करते हैं।
जो लिनन है, गाउन, मास्क, ये सारी चीजें आप यूज करते हो, जो आपके ग्रॉसरीज वगैरह हो गए, उनको हमेशा ऑटोक्लेव करते हैं। ग्लासवेयर को ऑटोक्लेव और ड्राई हीट दोनों से कर सकते हैं, मेटल को भी दोनों से कर सकते हैं, और प्लास्टिक को इथाइलिन ऑक्साइड से या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड से करना होता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टरलाइजेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हैंड वॉशिंग। वैसे तो इसको पूछने के चांसेस होते नहीं है, बट क्या है, नया सिलेबस में डाला है, और अगर इजी सा पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। ठीक है। और वैसे ना पूछे तो आपको आना चाहिए, और प्रैक्टिकल में तो पूछ ही सकता है। तो कैसे करना है? सबसे पहले पाम रब करनी है, फिर बैक रब करनी है। सबसे पहले फ्रंट रब किया पाम का, देन बैक रब की, देन फिंगर्स में इंटर डिजिट करके रब किया इस तरीके से। ठीक है। देन बैक ऑफ फिंगर को रब किया लॉक करके, देन थंब को सर्कुलर मैनर में किया। ठीक है। उसके बाद किसको किया? फिंगर्स को सर्कुलर मैनर में किया, फिर रिस्ट को किया, और देन धो के और क्या कर लेना है? सुखा लेना है। तो यही 8 स्टेप हमारे हैं हैंड वॉशिंग के। ठीक है। तो बहुत इजी है, आपको पता ही है ऐसे भी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रैक्टिकल में तो करवा के देखेगा ही देखेगा कि ग्लव्स पहन के बताओ। ठीक है। तो क्या करना है? सबसे पहले पैकेट लेना है। पैकेट को आपको कोई और फाड़ के देगा, आपके हाथ एकदम वॉश रहते हैं, तो पैकेट आपको कोई और टीयर करके देगा। जो फोल्डेड वाला एरिया होता है, जो अंदर जाना है, ठीक है, हाथ के, उससे आपको ग्लव्स को उठाना है। और जो आपका डोमिनेंट हैंड है, उसमें आउटर सरफेस को बिना टच किए उसको पहनना होता है। इंसर्ट किया ग्लव्स, पहले थंब में किया, देन फिंगर्स में किया, उसके बाद सेकंड ग्लव्स पहना, और फिर बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन स्टेराइल सरफेस को कभी भी टच नहीं करते हैं। अब जब दोनों ग्लव्स पहन लिए तो हम टच कर सकते हैं कुछ भी स्टेराइल सरफेस को। गाउन कैसे पहननी है? वही, पहले हैंड वॉशिंग वगैरह करनी है, गाउन पैक खोलना है, जो भी स्टलाइज गाउन आपकी आई है, उसकी नेक से, नेक की जो इनर सर्फेस है, ये दिख रही है यहाँ से, यहाँ से आपको उसको खोलना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? बिना टच किए उसको पहनना है, और पीछे से डोरियां होती है, वो आपका दूसरा असिस्टेंट बांध देगा। ठीक है। ये आपका हो गया गाउन, गाउनिंग का। तो ये भी इतना कोई खास नहीं है। अब एसेप्सिस क्या होता है? एसेप्सिस होता है फ्रीडम फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे फ्री हो गया, वो एसेप्सिस होता है। मेडिकल, सर्जिकल हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस क्या होता है? वही, इंस्ट्रूमेंट को स्टलाइज कर रहे हैं, इक्विपमेंट ड्रेसिंग को स्टलाइज कर रहे हैं, ओटी क्लीन होनी चाहिए, जो भी ग्लव्स, मास्क, कैप हम पहन रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, स्टेराइल ड्रैप्स यूज करने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। इन्फेक्शन वही, कांटेक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबोर्न, व्हीकल वेक्टर फैल सकता है। हैंड वॉश आपने देख लिया, स्क्रब देख लिया। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 4, एनेस्थेशिया। एनेस्थेशिया मीन्स संज्ञा हरण। आपकी जो संज्ञा है, कॉन्शियसनेस है, उसका नाश कर देते हैं। वो क्या होता है? संज्ञा हरण होता है। कोई भी माइनर प्रोसीजर करना हो, चाहे कोई भी ऐसा पेनफुल प्रोसीजर करना हो, उसमें ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। पहले के जमाने में क्या करते थे, था नहीं ऐसा कुछ, मॉडर्न जमाना नहीं था, तो उस टाइम पे क्या करते थे? मदिरा पिला दी है, भांग वगैरह का नशा करा दिया है, तो वो सब यूज करते थे। ठीक है। एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर ही यहाँ से आपका आएगा। तो व्हाट इज एनेस्थेशिया? टेम्पररी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस। परमानेंट नहीं हो रहा है, टेम्पररी, कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं। तो टेम्पररी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस जो होता है, वो क्या होता है? एनेस्थेशिया होता है। चार चीजें आपको याद रखनी है, ये चार चीजें इसमें होती हैं। पहला, पेन रिलीफ मिलता है, एनल्जेशिया होता है। मसल पूरी रिलैक्स हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। उस टाइम की मेमोरी लॉस हो जाती है, एमनेशिया होता है। और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। तो एनल्जेशिया, पैरालिसिस, एमनेशिया और अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। तीन टाइप होते हैं, जनरल, स्पाइनल और लोकल। ये स्पाइनल और लोकल रीजनल में आते हैं। ठीक है। तो जनरल और रीजनल, जनरल, स्पाइनल और लोकल आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया है, होल ओवर बॉडी पे काम करता है। हमने इनहेल करवा दिया या फिर इंट्रावेनसली दे दिया, एमनेशिया कर देगा, एनल्जेशिया करता है, मसल रिलैक्सेशन करता है, लेकिन कॉन्शियसनेस लॉस ये नहीं करता है।
इनहेल करवा सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड इनहेल करा दिया। गैस होती है तो आई और ईयर सर्जरी में इरिटेट कर सकती है, तो वहां पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। हेलोथेन दे सकते हैं, हेड इंजरी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है। आइसोफ्लोरिन दे सकते हैं, ईथर दे सकते हैं, क्लोरोफॉर्म दे सकते हैं। एमआई वगैरह में इनको नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप याद रख लेना। N2O, हेलोथेन, आइसोफ्लोरिन, ईथर और क्लोरोफॉर्म। आईवी भी हम दे रहे थे, तो थियोपेंटेन देते हैं। उसको डोज होती है 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, थियोपेंटेन की। प्रोपोफोल देते हैं, उसकी डोज होती है 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन ऑप्स वगैरह में, लैक्टेशन में, और बच्चा जब 3 साल से छोटा है तो उसमें हम प्रोपोफोल को नहीं देते हैं। कैटामाइन होता है, इसमें आईवी देना है तो 2 mg पर केजी देते हैं, और आईए में थोड़ा ज्यादा देंगे, 5 to 10 mg पर केजी देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए इंट्रावेनस का और इनहेलेशनल का। जितनी भी मेजर सर्जरीज हो गई, लॉन्ग प्रोसीजर हो गए, उनमें हम इनका यूज करते हैं। हमने अगर कराया, कॉन्शियसनेस लॉस हुई, एक तरीके से मसल पैरालिसिस हुई, तो उसको नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, बहुत ज्यादा उसको गर्म फील हो, हाइपोटेंशन हो सकती है, शॉक में जा सकता है वो कभी कभी, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन उसका हो सकता है, ठीक है। अब हमें हमेशा एनेस्थीसिया लगाना है। पेशेंट को नेल पर माउथ रखना होता है, कुछ भी खाना नहीं देना होता है। प्री एनेस्थेटिक इवेल्युएशन करना होता है कि उसको कोई एलर्जी तो नहीं है। एनेस्थीसिया दे रहे हैं, सर्जरी चल रही है, तो वाइटल्स प्रॉपर मॉनिटर करने होते हैं। एबीसी, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन ऑलवेज मेंटेन करना होता है। उसके अलावा कितनी ड्रग दी है, कितनी डोज दी है, कितने टाइम में इफेक्ट किया है, वो सारा नोट करके रखना होता है। तो ये तो हुआ जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया, लोकली एक पार्ट पे लगाया और उस पार्ट की सेंसेशन को वो खत्म कर देता है। तो क्या करता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं करता, स्मॉल एरिया की सेंसेशन को लॉस कर देता है। सोडियम चैनल को ये ब्लॉक करता है। फर्स्ट ड्रग जो यूज की गई थी वो क्या यूज की गई थी, कोकेन यूज की गई थी। अब हम बात करते हैं कैसे कैसे इनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। 4 मेथड होते हैं, 4 मेथड होते हैं। पहला होता है सरफेस एनेस्थीसिया, जिसको सीधा सीधा सरफेस पे लगा देंगे, लाइक स्किन पे लगा दिया, म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगा दिया, और अ, अपना काम करने लग जाएगी। ऑइंटमेंट, जेली, स्प्रे इस तरीके के लगा सकते हैं। तो जब भी हम कैथराइज करते हैं तो हमने क्या किया, स्पेस पे लगाया, जो भी पॉली कैथेटर लगा रहे हैं उस पे हमने लगाया, और अंदर इंसर्ट किया, पेन नहीं होता है। जेली लगाते हैं, लिग्नोकेन जेली वगैरह। ईएनटी प्रोसीजर है, मान लो आप एंडोस्कोपिक कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, एंडोस्कोप पे लगाया, पेन फील नहीं होगा, तो वो सारी चीजें। उसके बाद सेकंड आता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन यानी कि हम क्या करेंगे, मान लो ये साइट है, तो इस साइट पे आसपास हम क्या करेंगे, इनफिल्टर करते हैं ड्रग को। तो इस तरीके से फैन वाइज मैनर में करते हैं, मल्टीपल प्रिक ना करते हुए, सिंगल या फिर मिनिमल प्रिक करते हुए हम फैन वाइज मैनर में इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी पॉलिप है, लाइपोमा है, या फिर माइनर सर्जरी कर रहे हैं, उनके एक सीजन में हम क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। फील्ड ब्लॉक, फील्ड यानी कि जो नर्व सप्लाई है उस फील्ड को ही ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो हर्निया और ट्यूमर में हम ऐसा करते हैं। नर्व ब्लॉक, लाइक हमने प्लेक्सस को ही ब्लॉक कर दिया, इस तरीके से हमारी मान लो नर्व सप्लाई कर रही थी, फील्ड ब्लॉक की इस फील्ड को हमने ब्लॉक किया, वो हुआ फील्ड ब्लॉक। यहाँ हमने अगर ब्लॉक कर दिया तो वो होता है नर्व ब्लॉक। तो इसके लिए प्रॉपर एनाटॉमी वगैरह आनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। तो टूथ एक्सट्रैक्शन में, लिम्ब सर्जरी में ये यूज करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया लगाना है, लोकली स्किन पे काम करना है, तो आइडियल कौन होगा, जिसकी कोई सिस्टमिक टॉक्सिसिटी नहीं होगी, जल्दी काम करने लगेगा लेकिन देर तक रहेगा। तो ड्यूरेशन लॉन्ग होती है लेकिन टाइम ऑफ ऑनसेट शॉर्ट होता है। उसके बाद नर्व में कोई परमानेंट डैमेज नहीं करता है, और टिश्यू को इरिटेट नहीं करता है। अगर एग्जाम्पल इसका देखेंगे, लिग्नोकेन, बुपीवेकेन और प्रिलोकेन होता है। लिग्नोकेन की डोज होती है 3 mg पर केजी, मैक्सिमम 200 मिलीग्राम तक लेके जा सकते हैं। बुपीवेकेन की होती है 2 mg पर केजी, मैक्सिमम 150 तक लेके जा सकते हैं। और प्रिलोकेन की होती है 6 mg पर केजी, मैक्सिमम 400 तक लेके जा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो गई, एलर्जी हो गई,
हमने इनफिल्टर किया, रप्चर हो गया, हिमेटोमा एकाइमोसिस वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये हुआ लोकल एनेस्थीसिया। रीजनल में ही सेकंड आता है स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो स्पाइन में लगाया जाता है L3 L4 या L4 L5 स्पेस में, ताकि जो लोअर बॉडी है वो क्या हो जाती है, पेनलेस, पेन फील नहीं होता है, सेंसेशन खत्म हो जाते हैं। इसका दूसरा नाम भी है सब एरेक्नोइड ब्लॉक और इंट्राथिकल ब्लॉक। ठीक है, यानी कि एरेक्नोइड रीजन में क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो रीजनल एनेस्थीसिया है। सब एरेक्नोइड ब्लॉक क्यों बोला, क्योंकि सब एरेक्नोइड स्पेस जहाँ पे CSF है वहां पे हम क्या करते हैं, या तो लेटा के, उल्टा लेटा के, या लेटरल पोजीशन देके, या फिर बैठा के हम इंट्रोड्यूस करते हैं L3 L4 और L4 L5 स्पेस में इंट्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। और क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे का जो एरिया होता है वहां पे सेंसेशन, मोटर फंक्शन क्या हो जाती है, लॉस हो जाता है, इरिवर्सिबल। ठीक है। तो जितनी भी लोअर अब्डोमेन सर्जरी करनी है, सी सेक्शन करना है, लिम्ब रिमूवल करना है, पेल्विक सर्जरी करनी है, जितने भी BPH वगैरह के ऑपरेशन करने हैं, उन सब में ये यूज आता है। लोकल एनेस्थेटिक है तो ड्रग वही है, जाइलोकेन, बुपीवेकेन और लिग्नोकेन होता है। कैसे लगाते हैं, या तो बैठा के या लेटरल पोजीशन में, पेंटिंग ड्रेपिंग किया, क्लीनिंग करी एरिया की, निडल इंसर्ट किया, निडल में से देखा कि CSF लीक हो रहा है, लीक हो रहा है तो वहां से ड्रग को इंजेक्ट कर दिया, निडल को रिमूव कर दिया, और देन पेशेंट से पूछा कि फील हो रहा है, पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, पहला बैकएक उसको हो सकता है, ब्रेन में चला गया तो मेनिंजाइटिस हो सकता है, क्योंकि CSF ही तो दिक्कत कर रहा है इसमें, नीचे के एरिया को डैमेज कर रहा है। तो यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, नोजिया वॉमिट उसको हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, और हाइपोटेंशन हो सकता है। ठीक है। तो अब मैनेजमेंट करेंगे तो कैसे कर देंगे, IV फ्लूइड चढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, और लेग को एलिवेट कर दो ताकि उसका हाइपोटेंशन ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब किसमें नहीं कराना है, बच्चों में नहीं कराना है, अगर पेशेंट चाहता ही नहीं है, पेशेंट की विल नहीं है तो नहीं कराना है, अगर उस साइड पे कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो भी नहीं कराना है, हाइपोक्सिया है तो भी नहीं कराना होता है। ठीक है। अब एनेस्थीसिया तो हमने पढ़ लिया, एनेस्थीसिया तो हम दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले उसका प्री चेकअप मैंडेटरी होता है। एनेस्थीसिया प्रधान क्रम में आया तो उसका पूर्व क्रम तो जरूरी होता ही है, क्योंकि कोई भी प्रधान क्रम करेंगे, पूर्व क्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो एवरी पेशेंट को एग्जामाइन करना होता है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी होती है कि कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रहा था, उसका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, उसके पूरे सिस्टम एग्जामिनेशन करने होते हैं, सारा लैब टेस्ट कराना होता है, CVC पल्स वगैरह सारा कराना होता है, उसको एनेस्थीसिया की एलर्जी तो नहीं है वो असेसमेंट कराना होता है, उससे कंसेंट लेना होता है कि एनेस्थीसिया लगाना है, और उस टाइम पे सर्जरी होनी है तो अकॉर्डिंगली डाइट देनी होती है, सॉफ्ट डाइट देनी है, फैट फ्री डाइट देनी है, सॉल्ट फ्री डाइट देनी है, इस तरीके से। उसके अलावा हमें सिक्रेशंस को सुखाना होता है, तो एट्रोपिन देते हैं, मॉर्फिन देते हैं। मॉर्फिन क्या कर देगा, CNS को डिप्रेस कर देता है, ताकि एक्टिविटी अपने आप हैम्पर हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिक्रेशन को एट्रोपिन ड्राई कर देता है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कार्डियक अरेस्ट में, ड्रॉनिंग में, सॉरी, ये हो गया आपका प्री ऑपरेटिव। ठीक है। नेक्स्ट आता है CPR। ये आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और बहुत ज्यादा ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है और रिटर्न में भी पूछ सकता है। ठीक है। सबसे पहला तो आप इमरजेंसी पे कॉल करो, या तो कॉल 911 पे कॉल करो, अगर आपको मान लो किसी को नंबर नहीं पता है 911 पे कॉल करना है, तो आप इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना होता है। ठीक है। कब कब करते हैं, जब किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, कोई डूब गया है फिर उसको बाहर निकाला है, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक आ गया है, क्या करना है, CAB। ये सबको आना चाहिए, आपको नॉर्मल पर्सन मेडिकल प्रोफेशन में तो आना ही आना चाहिए। CAB, सबसे पहले सर्कुलेशन देखना है, सर्कुलेशन को एस्टेब्लिश करना है, तो चेस्ट कंप्रेशन करना है, चेस्ट कंप्रेशन करना है, 100 to 20 पर मिनट तक हमें उसकी रेट लानी होती है, सर्कुलेशन रेट लानी होती है 100 to 120 पर मिनट। चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, किस तरीके से करते हैं, 30 कंप्रेशन किया, देन 2 ब्रीथ देते हैं। तो C A से क्या हुआ, एयरवे,
हेड को टिल्ट करके, चिन को उठा के, और देन क्या करते हैं, इस तरीके से एक ब्रीथ देते हैं। तो 30 कंप्रेशन किया, 2 ब्रेथ हमने दी, उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ हम बाद में देते हैं। तो ये मेथड सबको आना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, इतना ज्यादा प्रेस कर रहे हैं, हायर उससे प्रेशर से प्रेस कर दिया तो लंग इंजरी हो सकती है, रिब फ्रैक्चर हो सकता है, और पेशेंट को होश आया तो वॉमिट हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, हमें एयरवे मेंटेन करना है, ईटी इंट्यूबेशन करना है। तो ईटी इंट्यूबेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें एयरवे को मेंटेन करना होता है और वेंटिलेशन प्रोवाइड करना होता है। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करते हैं कहाँ, ट्रैकिया में। अब आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब तो इंट्यूबेट करना है, लेकिन क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होगा। सबसे पहला तो आपको लेरिंगोस्कोप चाहिए होगा, एग्जामिन करने के लिए कहाँ तक इंट्रोड्यूस करना है, तो लेरिंगोस्कोप चाहिए होता है। सेकंड, ईटी ट्यूब चाहिए होती है, सिरिंज चाहिए होती है, बैग वॉल्व मास्क चाहिए होता है, और सक्शन करने के लिए अपैटस चाहिए होता है। लंग को ही तो इन्फ्लाम, जो कॉन्स्ट्रिक्टेड लंग को इन्फ्लाम करना है, तो सक्शन अपैटस चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से पोजीशन दी, सुपाइन पोजीशन। फिर हमने एयरवे ओपन किया, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करके। फिर जो लेरिंगोस्कोप था हमने उसको इंसर्ट किया और वोकल कॉर्ड को विजुलाइज किया। लेरिंगोस्कोप को इंसर्ट करके वोकल कॉर्ड को विजुलाइज किया, देन हमने ईटी ट्यूब को ट्रैकिया में इंसर्ट किया। फिर हमने चेस्ट राइज होने से ब्रेथ साउंड सुन के हमने प्लेसमेंट को क्या किया, कंफर्म किया। ठीक है। कब करेंगे, वही रेस्पिरेशन वेंटिलेशन चाहिए तो रेस्पिरेटरी फेलर में, कार्डियक अरेस्ट में, और जनरल एनेस्थीसिया के केस में हम करते हैं। हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ट्रॉमा हो सकता है और हाइपोक्सिया उसको हो सकता है। तो ये हुआ एटीट्यूड का। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सेफ जनरल सर्जरी। सेफ जनरल सर्जरी क्या करेंगे, तो हमेशा हमें कोई भी प्रोसीजर को सेफ बनाना है तो उसका पेशेंट का डायग्नोसिस इवेल्युएशन प्रॉपर करना होता है, पेशेंट से कंसेंट प्रॉपर लेना होता है, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट, जो भी हम गॉज वगैरह यूज कर रहे हैं वो असेप्टिक होने चाहिए, प्रॉपर एनेस्थीसिया देना है, प्रॉपर उसकी आफ्टर मॉनिटरिंग करनी है। हमें जो भी हैंडलिंग कर रहे हैं, जो भी यंत्र शस्त्र हैं, उनकी जेंटल हैंडलिंग करनी होती है, इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना होता है, जो भी सर्जिकल टेक्निक है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। आफ्टर प्रोसीजर हमें इंस्ट्रूमेंट काउंट प्रॉपर कर लेना है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रॉपर देनी है, और पेशेंट की सेफ्टी मेंटेन करनी है, और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है। तो इससे हमारा क्या होगा, कोई भी प्रोसीजर क्या होता है, सेफ होता है। तो किसी भी प्रोसीजर को सेफ बनाने के लिए हमने क्या किया, प्रॉपर इवेल्युएशन, प्रॉपर पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्जिकल एथिक्स। सर्जिकल एथिक्स हो, जनरल एथिक्स हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप एथिक्स पढ़ते हो तो ये चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले ऑटोनॉमी। एथिक्स क्या होता है, एथिक्स एक प्रिंसिपल होता है कि किस तरीके से सर्जन को पेशेंट की केयर करनी है और किस तरीके से उसको सर्जिकल प्रैक्टिस करनी है। तो उसमें उसके कुछ पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला ऑटोनॉमी। पेशेंट की विल मैटर करती है, पेशेंट जैसा चाहता है वैसा उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, हमें फोर्स नहीं करना होता है, उससे पूछना होता है। बेनिफिशियंस। पेशेंट को बेस्ट जो ट्रीटमेंट हो वो हमें देना होता है, उसको हार्म नहीं करना होता, नॉन मालिफेंस होता है। उसके बाद जस्टिस। प्रॉपर फेयर इक्वल ट्रीटमेंट देना होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता है, पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करनी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है, और ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी। जो भी हमने काम किया है, मान लो कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो गया तो उसके लिए ट्रुथफुल और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानना होता है। तो क्या क्या पॉइंट आए, ऑटोनॉमी, बेनिफिशरी, 3 तो एबीसी से याद हो जाएंगे आपको। ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बेनिफिसेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, नॉन मालिफेंस और जस्टिस होना चाहिए। ठीक है। अब ये सर्जिकल एथिक्स अगर हम प्रॉपर मेंटेन करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलता है, सर्जन को क्या बेनिफिट होता है। एक तो पहली बात सेफ्टी रहती है, खुद की भी पेशेंट की भी, पेशेंट से ट्रस्ट बिल्ड होता है। उसके बाद क्वालिटी इंप्रूव होती है सर्जिकल केयर की, और जो भी एथिकल लीगल इश्यू है उनसे भी बचा जा सकता है। ठीक है। ये हुआ चैप्टर 4 कंप्लीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 4, इससे भी हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर 5, त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म जो है, यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यू तीनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे।
सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है अग्रोपकरणीय अध्याय में। अध्याय अग्रोपकरणीय, उसमें सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है। पूर्व कर्म जो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर होता है, जो हम अभी पढ़ के आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। प्रधान कर्म जो ऑपरेटिव प्रोसीजर हो रहा है, और पोस्ट ऑपरेटिव जो होता है वो पश्चात कर्म होता है। सबसे पहले पूर्व कर्म, पूर्व कर्म जो होता है वही प्रधान कर्म से पहले हो रहा है। तो प्रधान कर्म को सुगम और उपद्रव रहित, यानी कि विदाउट कॉम्प्लिकेशन बनाने के लिए पूर्व कर्म किया जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रोगी की परीक्षा करनी है, प्रॉपर दर्शन स्पर्शन प्रश्न से रोग की परीक्षा करनी है, सारी इंद्रियों को देख के और प्रश्न करके, ठीक है। देन हमें शस्त्र कर्म का चयन करना, हमने शस्त्र कर्म चयन किया, फिर औषध का चयन करना इसके अंदर आता है। उसके अलावा अगर मान लो शस्त्र कर्म का चयन किया है, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या क्या सामग्री चाहिए। अग्नि करनी है तो अग्नि कर्म करना है तो अग्नि के लिए शलाका वगैरह चाहिए। क्षार कर्म करना है तो क्षार चाहिए होता है, जलोका चाहिए होती है, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो स्टेलाइज होने चाहिए, तो स्टेलाइजेशन प्री कर्म में आता है। और रोगी का आहार कैसा होना चाहिए? लघु होना चाहिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट में पूछा जाता है, खाली पेट अभुक्तवत किस किस में करवाते हैं? तो आप याद रख लेना, मुंबा देवी। मुंबा देवी थी, उसको खाली पेट हम सर्जरी करवाते हैं। मूड गर्भ, उदर रोग, मुख रोग, भगंदर, अर्श और अश्मरी, इनमें क्या करते हैं? खाली पेट कराते हैं। तो ये क्या हुआ आपका पूर्व क्रम। तो ये याद रखना, बहुत इजी टॉपिक है। आप सोचोगे कि स्किप कर देता हूँ, एक बार रीड लगा लेना, क्योंकि यहाँ से भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। और ज्यादा कुछ है भी नहीं। रोग परीक्षा करी, रोगी परीक्षा करी, औषध देखी, शस्त्र देखा, संभार संग्रहण किया, स्टेलाइजेशन किया और आहार का पालन किया। मॉडर्न में क्या होता है? फिजिकली भी करना है और साइकोलॉजिकली, कि जो भी प्रोसीजर हो रहा है मेंटली भी तो पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है, तो वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है। क्या पर्पस है? सर्जरी का आउटकम इम्प्रूव होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, और सर्जरी भी सेफ और इफेक्टिव होती है। तो हमें सबसे पहले फिजिकल प्रिपरेशन के लिए हिस्ट्री लेनी होती है, भाई उसकी प्रेजेंट इलनेस, पास्ट इलनेस, मेडिकेशन हिस्ट्री वगैरह, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन करा दो, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। उसके सारे लोकल एग्जामिनेशन कर लो, पीए पीवी पीआर वगैरह, ठीक है। ऑलवेज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल में आपसे पूछा जाएगा, कोई भी पेशेंट सर्जरी के लिए आ रहा है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? बॉल ब्लैडर क्लियर होने का। एनीमा लगा दो, कैथेटर लगा दो, लेकिन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो भी पार्ट है उसकी प्रिपेयरिंग करते हैं पहले, वॉश करना है, हेयर है तो हेयर रिमूवल करना है, वो सारी चीजें। पेशेंट से कंसेंट लेना होता है, रिटर्न कंसेंट मेनली लेना होता है। डाइट है, नील पर माउथ रखते हैं, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। उसके अलावा अब हम इंस्ट्रूमेंट यूज ले रहे हैं, मे भी कभी इंजरी हो जाए तो टीटी का प्रोफाइलेक्सिस लगाना होता है। 0.5 cc IM, एट्रोपिन देना होता है, 0.6 mg देना होता है, ठीक है। ये तो हुआ पूर्व कर्म। देन आता है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म जो भी हम प्रोसीजर करने वाले हैं वो प्रधान कर्म होता है। तो सबसे पहले पेशेंट की पोजीशनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले पोजीशन को, पेशेंट को पोजीशन देते हैं। सीधा लेटा के कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कर सकते हैं, ठीक है। पैर नीचे हो सकता है, सिर नीचे हो सकता है, ये सारी पोजीशन हो सकती है। तो देखते हैं, सबसे पहले सुपाइन पोजीशन। पेशेंट अपनी बैक पे लेटा हुआ है, तो कौन सी सर्जरी इसको यूज करेंगे? जो भी abdominal सर्जरीज हुई, फेशियल प्रोसीजर हुए, उनमें यूज करेंगे। प्रॉन जब उल्टा लेटा हुआ है, अब्डामन पे लेटा हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे? नेक सर्जरी। इसका मुंह सीधा बना दिया, उल्टा होना चाहिए, ठीक है। तो नेक सर्जरी में इसको यूज करते हैं। लेटरल, जितनी भी आप एनीमा वगैरह देते हो, बस्ती लगाते हो, उसमें लेटरल यूज करते हैं। ट्रेंडलन वर्ग, तो बॉडी उसकी क्या कर दी? थोड़ी टिल्ट कर दी, हेड लोअर होता है और फीट ऊपर होते हैं। तो ये कंडीशन हम किसमें देते हैं? पैरोपूजा किसमें करते हैं? हाइपोटेंशन शॉक में करते हैं, और हर्निया की सर्जरी में हम ऐसा करते हैं। रिवर्स टेंडलबर्ग जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका डायग्राम थोड़ा गलत है, ठीक है, इसको उल्टा कर देना है। हेड हायर होगा, फीट उसका लो लोअर होता है। तो किसमें करेंगे? वेनस एयर एम्बोलिज्म, वेनस डिजीज जो होती है उसमें ये पोजीशन देते हैं।
फॉलस पोजीशन, सेमी सिटिंग पोजीशन, तो जो डेंटिस्ट वगैरह यूज लेते हैं, जिनको टबल ब्रीदिंग होती है, उनमें हम ये यूज करते हैं। लिथोटोमी सुपाइन पोजीशन है, लेकिन पैर उसके क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्टेड होते हैं। तो ये ऑप्स प्रोसीजर में, चाइल्ड बर्थ में, पेरिनियल सर्जरी में हम यूज करते हैं। लाइक अर्श वगैरह की सर्जरी कर रहे हैं, उसमें भी हम यूज करते हैं। करास्के जैक नाइफ, उसमें प्रॉन पोजीशन होती है, लेकिन हिप उसका एलिवेटेड होता है। तो हिप उसका एलिवेटेड इस तरीके का होता है, तो एनोरेक्टल सर्जरी में इसको यूज कर सकते हैं। बाकी जनरली लिथोटोमी यूज करते हैं एनोरेक्टल में, ठीक है। देन क्या करेंगे, एनेस्थीसिया देना होता है, जनरल लोकल कैसा भी देना होता है। पार्ट प्रिपरेशन करनी होती है, पेंटिंग ड्रेपिंग, वो एनेस्थीसिया से पहले करनी होती है। देन अब हमें सर्जरी करनी है, पोजीशन दे दी, एनेस्थेशिया दे दिया, पार्ट प्रिपरेशन कर दी। अब हमें कट लगाना होगा। तो अगर हमें अब्डमन की सर्जरी करनी है और एक्सपोजर अच्छा चाहिए, तो हम वर्टिकल कट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें मान लो हॉरिजॉन्टल कट लगा सकते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिकली बेटर होता है, तो ट्रांसवर्स कट लगा सकते हैं। इस ट्रांसवर्स में फेनेस्ट्रियल कट आता है, जिसको सुप्रा प्यूबिक लगाते हैं, सी सेक्शन के लिए जो यूज किया जाता है, पिकनी कट जिसको बोलते हैं। मिड लाइन, जस्ट एकदम मिड में अम्बिलिकस के अराउंड लगाते हैं, अम्बिलिकस को बचाते हुए, तो वो मिड लाइन होता है। abdominal सर्जरी में यूज करेंगे। पैरामीडियन, मीडियन के पैरेलल में इधर और इधर लगाते हैं। तो किडनी वगैरह हो गई, स्प्लिन हो गई, तो जो साइड ऑर्गन की सर्जरीज के लिए यूज करते हैं। लेंज ग्रिड आयरन इस तरीके का, तो अपेंडिक्स की सर्जरी में यूज करते हैं लेंज और ग्रिड आयरन। एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से। कॉचर, सबकॉस्टल इंसीजन होता है गॉल ब्लैडर के लिए, कॉचर इंसीजन यूज करते हैं। लेप्रोस्कोपिक, जो मिनिमम पियर्स करके हम यूज करते हैं लेप्रोस्कोप से। तो प्री ऑपरेटिव में हमने क्या देखा, रोगी परीक्षा करी, रोग परीक्षा करी, औषध का चयन किया, शस्त्र का चयन किया, शस्त्र के संभार संग्रहण किया, निर्जीवाणुकरण किया, रोगी का आहार देखा, ठीक है। उसके अलावा हिस्ट्री, सीबीसी इन्वेस्टिगेशन, ये सारा हमने कराया। देन आता है पश्चात कर्म। प्रधान कर्म तो हो गया, प्रधान कर्म के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो, रोगी प्रॉपर अच्छे से हो, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, वो प्रॉपर अपनी एक्टिविटीज कर पाए, उसके लिए प्रधान कर्म होता है। तो हमें उस टाइम उसके पथ्य पथ्य का पालन करना होता है, उसका आहार विहार देखना होता है, और जो भी व्रण है उसकी देख रेख करनी होती है, क्योंकि उसके बल वर्ण का ह्रास हो सकता है, तो वो हमें मेंटेन करना होता है। उसकी जठराग्नि की वृद्धि करनी होती है, ठीक है। तो प्रधान कर्म को सफल बनाने के लिए पूर्व क्रम जरूरी है, बाद में पश्चात क्रम जरूरी होता है। तो सबसे पहले रोगी का हुआ, ऑपरेशन हुआ, कोई भी सर्जरी हुई, तो उसको हम वार्ड में शिफ्ट करते हैं, तो वही स्टेलाइज रूम व्रणिकागार में उसको शिफ्ट करना। अगर उसके वुंड वगैरह बना है, तो ड्रेसिंग वगैरह करना, तो ड्रेसिंग करना। तो ड्रेसिंग हम करते हैं ऋतु के अकॉर्डिंग, याद रखना, हेमंत, शिशिर और वसंत, उसमें थर्ड डे पे ड्रेसिंग करते हैं। बाकी जो शरद, ग्रीष्म, वर्षा, उसमें सेकंड डे पे ड्रेसिंग करते हैं। पेन होगा, ट्रीटमेंट हुआ है, तो यष्टि मधु से तो कोउष्ण ग्रंथ देते हैं। और स्टेलाइजेशन के लिए धूपन यूज कर सकते हैं, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। तो सरसप, नींबू पत्र, ग्रंथ और लवण का यूज कर सकते हैं। 2 टाइम करते हैं 10 दिन के लिए। अब पोस्ट ऑपरेटिव में पेशेंट को क्या क्या वर्ज होता है, क्या क्या अवॉइड करना है। एक ही स्थान पे बैठे रहना, वो अवॉइड करना होता है, क्योंकि मान लो लिम्ब वगैरह की सर्जरी हुई, तो अर्ली एम्पुटेशन कराना होता है। सी सेक्शन हुआ है, अर्ली एम्पुटेशन करा, मतलब अर्ली एम्बुलेशन करवाना होता है। ज्यादा चलना भी नहीं है, दिन में भी नहीं सोना है, व्यवहार भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बलवन उसका ऑलरेडी हास हो चुका है। मॉडर्न में देखेंगे, तो एंड ऑफ ऑपरेशन से लेके रिकवरी रूम तक, जब तक पेशेंट आउट पेशेंट नहीं हो जाता है, तब तक वो पोस्ट ऑपरेटिव होता है। तो मेन वही, कोई भी ट्रीटमेंट किया है, तो हमें एबीसी मेंटेन करना होता है। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेंटेन करना होता है। उसके वाइटल्स मॉनिटर करने होते हैं। अगर पेन हो रहा है, तो पेन रिलीफ करना होता है, एनसेड वगैरह देना होता है। फ्लूइड की कमी है, तो आईवी फ्लूइड देना होता है। वुंड ड्रेसिंग हमें चेक करनी होती है, ठीक है। वही अगर लिम्ब वगैरह की सर्जरी हुई है, तो और फिर ब्रीदिंग कोई दिक्कत है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को बोलना है। अर्ली एम्बुलेशन को एनकरेज करना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन को मेंटेन करना होता है। प्रॉपर इन्फेक्शन मेंटेन करना होता है, कि इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए वुंड पे। और उसका यूरिन आउटपुट और पेशेंट की कंडीशन को भी प्रॉपर मॉनिटर करना होता है। तो ये हुआ प्री
ऑपरेटिव, ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं, हमने बात करी थी हम कंसेंट लेते हैं, तो कंसेंट लेने का स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराना, एक्सप्लेनेशन करना है। पेशेंट को खुद का इंट्रोडक्शन कराना है कि हाँ मैं आपका डॉक्टर हूँ, आपका प्रोसीजर करने वाला हूँ, और उसके प्रोसीजर के बारे में उसको एक्सप्लेन कराना होता है, फर्स्ट स्टेप। उसको प्रॉपर रिस्क, उसके बेनिफिट, सारी चीजें उसको बतानी होती है डिटेल में। उसके बाद पेशेंट को डिसीजन मेकिंग करना होता है कि हाँ उसको कराना है, उसको कोई क्वेरी है तो वो पूछ, क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर रिटर्न में उसके साइन लेने होते हैं, विटनेस के साइन लेने होते हैं, और उसको डॉक्यूमेंटेशन में रखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया कंसेंट ऑब्टेन करना। ये आपका 1 to 5 चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू देखते हैं। हमने यंत्र शस्त्र पढ़ा, तो यंत्र शस्त्र में से क्या आ सकता है, यंत्र के टाइप बता दो, कितने होते हैं यंत्र के टाइप शस्त्र के अकॉर्डिंग, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है एनल कैनाल को विजुलाइज करने के काम आता है, तो प्रोक्टोस्कोप। और भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, लाइक एंडोस्कोप दे दिया आपको, मतलब एमसीक्यू में एंडोस्कोप दे दिया, प्रोक्टोस्कोप दे दिया, सिस्टोस्कोप दे दिया, ठीक है। तो आप क्या चूज करोगे, प्रोक्टोस्कोप चूज करोगे। क्या आयुर्वेद हो जाएगा, अर्शो यंत्र हो जाएगा। आइडियल चश्मे की कितनी क्वालिटी होती है, 6 होती है। यंत्र में भी 6 होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली स्टरलाइज यूजिंग रेडिएशन मेथड, तो रेडिएशन मेथड से हम क्या नहीं करते, जो लिनन, जो भी हम गाउन वगैरह यूज कर रहे हैं उनको नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइडियल सर्जन की क्वालिटी, आइडियल सर्जन ब्रेव होना चाहिए, ठीक है। उसके एक्शन में स्विफ्टनेस, यानी कि इजीली वो परफॉर्म करना चाहिए अपने एक्शन। उसके बाद एबिलिटी टू विस्टैंड पेन ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब पेशेंट को पेन हो रहा है तो वो खुद सहन कर पाए उस पेन को, ऐसा होना चाहिए। कोल्ड स्वेटिंग, पसीने नहीं आने चाहिए, तो ये इसका आंसर हो गया। ये कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। मॉडर्न सर्जरी के फादर जॉन हंटर, शल्य तंत्र के पिता सुश्रुति ही है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग सर्जन को किस टाइप की नॉलेज होनी चाहिए, तो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों टाइप की नॉलेज होनी चाहिए। ये तो हो गए एमसीक्यू। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट ईयर आए हुए हैं। यंत्र के भेद और कर्म बताओ, योग्य विधि के बारे में, ये हम आगे चैप्टर डिस्कस करेंगे। सार्वदैहिक संज्ञाहरण के बारे में, ठीक है। शस्त्र संख्या और उनका मॉडर्न कॉरिलेशन, स्टरलाइजेशन, विशिकानुप्रवेश हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूर्व कर्म विधि और उसकी उपादेयता, ये भी हमने देखा था। संज्ञाहरण से पहले पूर्व रोगी उपादेयता, तो ये भी हमने देखा था, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपको ये अच्छा लगता है तो आप चाहिए ऐप डाउनलोड कीजिए, और हमारे साथ इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू सो मच।